अध्याय एक विराट जियांगहाई शहर का तटीय सड़क जिला पूरे शहर का सबसे व्यस्त जिला है। इस समय यह एक उमस भरी शाम है और सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ है। अचानक किनारे से एक हाथ बाहर निकलता है जिससे राहगीर चौंक जाते हैं और जल्दी से उससे बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद वे एक भीगे हुए आदमी को उठते हुए देखते हैं जिसने केवल फौजी पतलून पहनी हुई है। वह जमीन पर लेटा हुआ है और सांस लेने के लिए हौंफ रहा है। मैंने आखिरकार यह कर दिखाया। उनकी गठीली काया उन्हें आकर्षण का केंद्र बनाती है, लेकिन उनकी फौजी पैंट उन महिलाओं को हतोत्साहित कर देती है जो शुरू में उनमें दिलचस्पी रखती थीं और वे तुरंत उनके आसपास से निकल जाती हैं। उसे देखते ही पता चल जाता था कि वह कंगाल है। हालांकि विराट ने दूसरों की निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय उसके दिल में भयंकर क्रोध भरा हुआ था, एक ऐसा क्रोध जिसने उसे किसी को घूंसा मारने के लिए उकसा दिया था। धिक्कार है उन कमीनों पर, मैं अब कभी उन बदमाशों पर भरोसा नहीं करूंगा। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, ये कहते हुए कि लीगा कॉन्टिनेंट देश से केवल कुछ हजार किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बकवास। ये तो दसियों हजार किलोमीटर है। अगर मैं इतना मजबूत न होता तो अब तक शार्क का खाना बन चुका होता। विराट युवा था, उसकी तेज धार वाली बाहें उसे एक आकर्षक रूप प्रदान करती थीं। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी जेब में टटोलने लगा। जल्द ही उसने एक पुराने जमाने का ग्रेस्केल स्क्रीन वाला नोकिया फ़ोन निकाला। उसने समय देखा, केवल 13 घंटे ही बीते हैं। फिर उसने बड़ी सहजता से एक नंबर डायल किया। फ़ोन बजने लगा। ये तुरंत कनेक्ट हो गया। विराट तुरंत गुस्से में भड़क उठा, तुम सब बेवकूफ़ हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। बस तुम इंतजार करो, जब मैं वापस आऊँगा तो तुमसे इसका हिसाब लूँगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आई, भाई टैंक, तुम तो कमाल हो। लिता सागर को 13 घंटे तैरकर पार करना, आप मेरे आदर्श हैं। नहीं, मुझे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कंपनी को फ़ोन करके आपको नंबर 1 के रूप में मान्यता दिलवानी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। विराट दहाड़ा। दूसरी तरफ से व्यक्ति ने जवाब दिया, हेलो ब्रो टैंक, आपने क्या कहा? मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही यार, सिग्नल खराब है। जाने के लिए मिला। विराट ने अपना खुला हाथ बाहर की ओर फेंका। उसकी उंगलियां चारों आदमियों के गालों को छू गईं, जिससे वे हवा में उछल गए और जमीन पर बुरी तरह गिरने से पहले कई चक्कर लगाए। उनके चेहरे इतने बुरी तरह सूज गए थे कि वे पूरी तरह से विकृत हो गए थे। जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, किसी ने भी विराट की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। विराट ने भी उन चारों की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान थी। जो तुमने अभी मुझसे कहा उसे दोहराओ। वह नीचे बैठ गया और उस नेता को पकड़ लिया जिसने पहले भाषण दिया था। नेता पहले से ही भय से कांप रहा था। बॉस, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें जाने दीजिए। मालिक, क्या मैं आपको इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? मैंने जो कहा था वो ये था कि अपनी बात दोहराओ। तुम्हें अपनी गलती मानने के लिए किसने कहा था? विराट ने कहा और एक और थप्पड़ मारा। नेता की नाक से खून की 2 धाराएं निकली और वह पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। उसने अपने पहले कहे शब्दों को दोहराने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ठीक उसी वजह से उनकी पिटाई हुई थी, लेकिन अगर वह अब नहीं बोला तो भी उसे मार पड़ेगी। इससे नेता असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ा भाई, थप्पड़। विराट ने एक और थप्पड़ मारा। इस बार नेता के सामने के दांत टूटकर बाहर निकल गए और उसका शरीर बेजान हो गया। नेता को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर विराट ने कहा, एक मुक्का भी नहीं सह सकते, है ना? इसे भूल जाए। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं असल में तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मेरी एक आदत है, तुम्हें पता है ना। किसी को मारने के लिए मुझे एक अच्छा कारण चाहिए। अगर तुमने मुझे जवाब दे दिया होता तो शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं मारता। लेकिन इस समय तक नेता पहले ही जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से झाग निकलने ही वाला था। बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उनके शरीर कांप रहे थे क्योंकि वे विराट के हाथ को देखते हुए अपने चेहरों पर दर्द महसूस कर रहे थे। मैं इस महिला को अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्या किसी को कोई आपत्ति है? विराट ने पूछा। नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तीनों ने सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा। अच्छी बात है, तुम्हें मारने का कोई उचित कारण न होना निराशाजनक है। भूल जाओ, विराट ने कहा और फिर पीछे खड़ी महिला को उठाकर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। तीनों ने तब तक इंतजार किया जब तक कि विराट काफी दूर नहीं चला गया। उसके बाद ही उन्होंने गिरे हुए नेता की सहायता करने का साहस किया। तीसरे भाई, तुम्हें क्या हुआ है? तीसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? गिरे हुए नेता ने, जिसमें अभी भी थोड़ी सी समझ बची थी, अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाएं। लेकिन तब तक विराट काफी दूर जा चुका था। उसकी बाहों में मौजूद महिला वास्तव में सो रही थी और विराट की गर्दन पर सिर रखकर बुदबुदा रही थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं जानती भी नहीं। मुझे तो परिपूर्ण प्रेम चाहिए। विराट को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन अब उसे जगाना ही था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह निश्चित रूप से उसे पूरी रात अपने बगल में समुद्री हवा में बिताने नहीं दे सकता था। उसके पास रहने के लिए घर होना चाहिए। अरे उठो, विराट ने महिला के शरीर को हिलाया। वह महिला जाग नहीं पाई। विराट ने अपने कांपने की तीव्रता बढ़ा दी। अंततः महिला हिलने डुलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वह सीधे विराट को घूरने लगी। स्पष्टतः वह पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां फैल गईं। अरे ये तो बेहूदगी है, वह चीख पड़ी। महिला को एहसास हुआ कि वह एक अजनबी की बाहों में है और उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया। विराट को उम्मीद नहीं थी कि जागने पर वह इतनी हिंसक प्रतिक्रिया देगी, इसलिए उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया और समझाने की कोशिश की, नहीं, मैं कोई मनमानी नहीं कर रहा हूँ। मेरे द्वारा बचाए जाने से पहले तुम्हारे साथ लगभग दुष्कर्म हो चुका था। इस घटना के बारे में सुनकर महिला भय से कांप उठी। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, है ना? नहीं, विराट ने सिर हिलाकर कहा। पर मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आह, कितना दर्द हो रहा है। महिला ने अपना पेट पकड़ लिया और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उस समय उसके मन में भयानक विचार उमड़ रहे थे। किताबों में लिखा है कि इसके बाद महिला के पेट में बहुत दर्द होगा।
किसी पुरुष के साथ संबंध? क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदमी के पास? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं, जियांग वेइवेई, इतनी बदनसीब तो नहीं हो सकती, है ना? अपना पहला अनुभव एक साधारण मजदूर को देना। आर्या अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को रोक नहीं पाए और विराट पर चिल्लाए, तुम झूठ बोल रही हो। विराट घबरा गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह आर्या की बांह पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। तुम क्या कर रही हो? आर्या पेट पकड़कर पीछे हट गई, लेकिन आर्या विराट की पकड़ से बच नहीं सकी और उसने उनका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो, बदमाश, दरिंदा। आर्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद विराट अपनी नब्ज जांचते जांचते हंसने लगा। उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसे देखकर उन्हें हंसी आ गई। क्या आपके लिए भी जल्द ही वो मासिक धर्म का समय आने वाला है? क्या ये महीने का वो समय है? तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो गया है। आर्या चिल्लाई और विराट के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरा मतलब है, क्या तुम्हारा मासिक धर्म शुरू होने वाला है? विराट ने हिचकिचाते हुए समझाया, माँ का मासिक धर्म शुरू हो गया है। आर्या ने झट से कहा, फिर उसने दोबारा सोचा और मन ही मन दिनों की गणना की। तब उसे एहसास हुआ कि मासिक धर्म वास्तव में इसी समय के आसपास होने वाला था। आर्या के चेहरे के भावों से ही उसकी पोल खुल गई। विराट ने उसकी चाल समझ ली। जरूर तुमने शराब पी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी पीरियड्स आ गए हैं और इसीलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। आर्या बहस करने के लिए बहुत कमजोर थी। इस सोच के आधार पर यह कुछ हद तक तर्कसंगत लगता है। तो फिर उसने अपनी कौमार्यता नहीं खोई थी। वाह, मैंने किसी निर्माण मजदूर के साथ अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई। हाँ हाँ। आर्या सचमुच हंसने लगी। विराट तुरंत अवाक रह गया। उसी क्षण आर्या को विराट की कही बात याद आई कि उसी ने उसे बचाया था और उसने तुरंत कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। विराट ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वह संदेह से भरा हुआ था। यह महिला किताब के पन्ने पलटने से भी जल्दी अपना मिजाज कैसे बदल सकती है? अच्छा, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझसे शराब की बदबू आ रही है और मैं सच में नहाना चाहती हूँ। आर्या ने घृणा भरे भाव से कहा। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? विराट ने कुछ झिझकते हुए पूछा। इस बार जब वह अपने देश लौट रहा था तो उसने ज्यादा सोचा नहीं था, इसलिए वह अपने साथ पैसे नहीं लाया था। अब उसे भूख लग रही थी और आधी रात को उसे खाने के लिए कुछ कहाँ से मिलता। आर्या ने विराट को बोलते हुए सुना, मुड़कर कहा, सैद्धांतिक रूप से हाँ। फिर मेरे पीछे आओ। मेरी जान बचाने के बदले में मैं आपको एक रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा। बस जी भर के खा लो, फिर हम सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ठीक है। विराट ने जल्दी से सिर हिलाया, ये याद रखते हुए कि उसे अपना उद्देश्य नहीं भूलना है। सगाई तोड़ना ही एकमात्र उपाय था। वह लगभग मौत के करीब था और निश्चित रूप से उस युवती के जीवन को और अधिक समय तक खतरे में नहीं डाल सकता था। उसे अपनी मंगेतर जियांग वेइवेई को जल्द से जल्द ढूंढना था। चलो गाड़ी में बैठो, आर्या ने उसी क्षण कहा। विराट ने सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ ही देर में वे दोनों एक लाल रंग की BMW 7 सीरीज कार के पास पहुंच गए। आर्या ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। आ जाओ, आपकी कार? विराट ने पूछा। हाँ, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, आर्या ने इंजन चालू करने के लिए चाबी का इस्तेमाल करते हुए कहा। क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? तुमने शराब पी रखी है, विराट ने चिंता से कहा। यह सच है, क्या तुम ये कर सकते हो? आर्या ने विराट से पूछा। मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। विराट ने सिर हिलाया। तुम्हें करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले आप कौन कौन सी गाड़ियां चला चुके हैं? आर्या ने पूछा। वह कौन सी गाड़ी चला रहा था? विराट को याद आने लगा और फिर उसने कहा, लड़ाकू विमान, युद्धपोत और टैंक। क्या उन्हें गिना जाएगा? विराट को इस तरह बोलते हुए सुनकर आर्या ने उसे घूरकर कहा, मैंने तो विमानवाहक पोत भी चलाया है। अंदर बैठो और गाड़ी चलाने की कोशिश करो, अगर नहीं चला तो मैं चला लूंगा। विराट ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, जबकि आर्या यात्री की सीट पर आराम से बैठ गई। एक्सीलरेटर दबाते ही कार चलने लगी। आप काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। बस चारों ओर देखिए और जैसे ही आपको कोई रेस्टोरेंट दिखे रुक जाए। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूँ, आर्या ने कार को सुचारू रूप से चलते हुए देखकर कहा। ठीक है, विराट ने जवाब दिया, लेकिन वेइवेई ने अपना सिर घुमाया और पाया कि जियांग वेइवेई पहले ही सो चुकी थी। वह बहुत थकी हुई होगी तभी तो इतनी जल्दी सो गई। इस समय आर्या ने एक लोकट लॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें मुश्किल से ही पर्याप्त कपड़ा उनके सुडौल वक्षस्थल को ढक पा रहा था। अचानक विराट के मन में एक विचार आया, जब वह जागेगी तो वह उससे पूछेगा कि वह अपने स्तनों को कैसे बनाए रखती है और फिर उस रहस्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ साझा करेगा। और इस तरह कार शहर के बीचों बीच से होकर गुजरी। गति बहुत तेज थी। रास्ते में विभिन्न वाहनों को ओवरटेक करते हुए रफ्तार सीधे 180 तक पहुंच गई। विराट जानता था कि यह नियमों का उल्लंघन है, लेकिन वह धीमा नहीं पड़ सकता था। इतने वर्षों की पेशेवर आदत बन चुकी थी। खुद को खतरे में पाकर सब कुछ जल्दी से करना पड़ता था। जीवित रहने के लिए गति ही कुंजी थी। लेकिन अचानक विराट ने कार रोक दी और अपने बगल में लेटी आर्या को जगाने के लिए हिलाया। आर्या ने नींद में पूछा, क्या हमें कोई रेस्टोरेंट मिला? चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए भुगतान कर दूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। नहीं, आगे ट्रैफिक पुलिस है, विराट ने कहा। आर्या ने तुरंत आगे देखा और उसे दूर से तेज रोशनी दिखाई दी। कई यातायात अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हैं। डरने की क्या बात है, बस गाड़ी चलाते हुए निकल जाना है ना? और इतनी देर रात तक ड्यूटी पर तैनात इन सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए वाकई बहुत मुश्किल काम है, आर्या ने कहा। लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, विराट ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? तुम एक वयस्क हो और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? आर्या ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरे पास टैंक लाइसेंस है, विमान लाइसेंस है, बस ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, विराट ने कहा। ये तो बुरा हुआ, आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैंने शराब पी रखी है और आगे ट्रैफिक पुलिस है, हो सकता है हम वापस ना आ पाएं, आर्या ने कहा।
जब दोनों बातचीत कर रहे थे, दूर से ही पुलिस ने उनकी BMW 7 सीरीज कार को देख लिया था और वे पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी रोको, एक अधिकारी ने मेगाफोन से चिल्लाकर कहा। अरे नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? आपके पास लाइसेंस नहीं है, मैंने शराब पी रखी है, हमें क्या करना चाहिए? मैं ऐसे समय में पकड़ा नहीं जा सकता और न ही मैं किसी तरह का जुगाड़ कर सकता हूँ, आर्या ने गर्म तवे पर बैठी चींटी की तरह घबराकर कहा। आर्या की परेशानी देखकर विराट ने कहा, क्या आप अपनी कार जब्त नहीं करवा सकते? हाँ, आमतौर पर वाहन जब्त होना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन हाल ही में इससे मेरे करियर पर असर पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आर्या ने कहा, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी गाड़ी जब्त हो जाए? ये तो आसान है, इसे मुझ पर छोड़ दो, विराट ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। 3 जबरदस्ती आगे बढ़ना 3 जबरदस्ती आगे बढ़ना जियांग वेई ने विराट को इतना आत्मविश्वासी देखा और पूछा, क्या आपके पास कोई तरीका है? हाँ, पहले आप पुलिस को फ़ोन कीजिए, विराट ने कहा। आर्या ने मुंह खुला रखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, बस आराम करो। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो बस वही करो जो मैं कहता हूँ, विराट ने आर्या की आंखों में देखते हुए कहा। आर्या स्तब्ध रह गई, उसने विराट की बेहद चमकदार आंखों में देखा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन इस पूरी तरह अनिश्चित मामले में उसका आपत्ति जताने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? जियांग वेई ने अपना नया खरीदा हुआ एप्पल 6 निकालते हुए कहा। बस इतना कह दो कि कार चोरी हो गई है और अब उसका पता नहीं चल पा रहा है, विराट ने निर्देश दिया। आर्या का मुंह फिर से खुला रह गया, लेकिन उसने वही किया जो उसे कहा गया था। डू कॉल कनेक्ट हो गया। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते, आर्या ने जल्दी से अपने तैयार किए हुए शब्द कहे, मैं चोरी की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी कार गायब हो गई है। कौन सी कार? एक लाल BMW 7 सीरीज। आपने इसे कब खोया? आज रात। लाइसेंस प्लेट संख्या जियांग 78811। ठीक है, जैसे ही हमें कोई सुराग मिलेगा हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, पुलिस ने जो भी सवाल पूछे आर्या ने उनका जवाब दिया। फोन रखने के तुरंत बाद वह बेहद घबरा गई थी। ये देखकर विराट लगभग हंसने ही वाला था। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? हाँ, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। अगर तुम्हारा तरीका काम नहीं करता तो तुम बस इंतजार करो, आर्या ने विराट को घूरते हुए कहा। हे महोदया, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। पब फ्यूचर एड्स। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात करते हो। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, विराट ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मजाक मत करो, मेरी मदद करो। ठीक है, आर्या ने घबराकर कहा। मुझसे भीख मांगो, विराट ने कहा। तुम? आर्या ने अपने दांत भींच लिए। मैं अब आपकी मदद नहीं करूंगा। नहीं, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बाद में एक शानदार दावत दूंगी, आर्या ने दयनीय स्वर में विनती की। बड़े भोजन के बारे में सुनकर विराट ने तुरंत सिर हिलाया, वह भूखा था। सीट बेल्ट लगा लो, विराट ने कहा। तुम क्या करने वाले हो? आर्या को बुरा आभास हो रहा था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एक्सीलरेटर पर पैर जोर से दबा दिया। इंजन की गर्जना हुई और कार तेजी से आगे बढ़ी। रफ्तार बहुत तेज थी, पैडल को एक बार दबाने पर ही 180 की गति हो जाती थी और रफ्तार अभी भी बढ़ रही थी। 200। आर्या बुरी तरह डर गई थी। उसका दिल मानो गले तक आ गया था। उसने इससे पहले कभी इतनी तेज रफ्तार वाली कार में सफर नहीं किया था। इसके अलावा आगे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी। क्या ये व्यक्ति बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की योजना बना रहा था? ट्रैफिक पुलिस ने लाल रंग की BMW को अपनी ओर तेजी से आते देखा और तुरंत मेगाफोन उठाकर चिल्लाया, सामने वाली कार, आपने गति सीमा का उल्लंघन किया है। मैं आपको निरीक्षण के लिए तुरंत रुकने का आदेश देता हूं। लेकिन BMW की गति में जरा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि वह और भी तेज हो गई। तुम अभी रुक जाओ, चेक पॉइंट तोड़कर आगे बढ़ने वाली गाड़ी मेरी ही है। इसका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर भरोसा किया, आर्या चिल्लाई। लेकिन विराट रुकने वाला नहीं था। एक बार गाड़ी चलना शुरू हो गई तो उसके पास रुकने का समय नहीं था, अब आगे बढ़ने का समय था। एक्सीलरेटर से गति लगातार बढ़ रही थी। कार हवा की तरह तेज थी। पहले तो आर्या बात कर रही थी, लेकिन अब डर के मारे चुप हो चुकी वह यात्री सीट पर बैठी आगे क्या होने वाला है उसे देख रही थी। धप धप धप। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसका दिल धड़क रहा था। क्या यह आदमी इंसान भी है जो बिना गाड़ी चलाना जाने इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा है? गाड़ी की रफ्तार देखकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी इतने भयभीत हो गए कि वे झट से रास्ते से हट गए। मेगाफोन पकड़े हुए पुरुष ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार को रुकने के लिए चिल्लाना अभी खत्म भी नहीं किया था कि वह डर के मारे मेगाफोन फेंककर सुरक्षित जगह की ओर भागा और हॉर्न फेंकने लगा। फिर भी कार की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, 240 मील प्रति घंटा। लेकिन इस समय महज कुछ ही मीटर आगे पुलिस की एक ऐसी नाकाबंदी थी जिसे पार करना पूरी तरह से असंभव था। गाड़ी रोको, बैरिकेड देखकर आर्या चिल्लाई। इतनी तेज गति से अगर हम बैरिकेड से टकरा गए तो कार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। लेकिन विराट ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता रहा। अरे, क्या तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रहा? आगे एक अवरोध है, आर्या ने जोर से चिल्लाया। कसकर पकड़ो, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। उसका पूरा ध्यान उग्र कार पर था। BMW कार अब बैरिकेड से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। विराट ने अचानक ब्रेक लगाए और कार एकदम रुक गई। अचानक रुकने से कार का पिछला हिस्सा हवा में उछल गया और जमीन से घर्षण के कारण आगे के पहियों से चिंगारियां निकलने लगीं। आर्या चीख पड़ी और कसम खाई कि अगर वह जीवित रही तो अपने बगल में खड़े इस निर्माण मजदूर से हिसाब बराबर कर लेगी। ऐसा लग रहा था मानो कार पलटने ही वाली हो। विराट ने एक बार फिर गैस पैडल को दबाया और पल भर में कार की गति बढ़ गई। अचानक इसकी रफ्तार 260 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई।
इस बार कार का पिछला हिस्सा स्थिर हो गया और अगला हिस्सा हवा में उड़ गया। एक पल में पूरी कार एक प्रेत की तरह हवा में उड़ने लगी। आर्या चीख पड़ी, लेकिन जब उसने मुंह खोलकर खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि पहिए जमीन से ऊपर उठ गए और बैरिकेड के ऊपर से उड़ गए। एक जोरदार आवाज के साथ कार एकदम सही ढंग से उतरी और बिना किसी समस्या के तेजी से आगे बढ़ गई। आर्या को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह सपने में हो। उसने पहले कभी इतनी खतरनाक उड़ने वाली कार में सफर नहीं किया था। BMW तो बस एक साधारण कार थी जिसे यह आदमी किसी सुपर स्पोर्ट्स कार के रोमांच के साथ चला रहा था। उसने अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाकर विराट की ओर देखा, जिससे आर्या और भी ज्यादा चौंक गई। वह स्वप्निल उड़ने वाली कार और इस आदमी में कोई कमी नहीं थी। वह तो शांति से सीटी भी बजा रहा था। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? आर्या ने हैरानी से कहा। सच में मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, विराट ने जवाब दिया। गाड़ी चलाना न जानते हुए भी इतनी तेज गति से गाड़ी चलाना? तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? आर्या ने विराट को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। अरे मुझे सच में गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं आमतौर पर इस तरह के टैंक ही चलाता हूँ, विराट ने स्पष्ट रूप से बताया। छोड़ो इसे, इस बार तो वाकई बहुत बुरा है। चेक पॉइंट से जबरदस्ती निकलने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने निश्चित रूप से मेरी लाइसेंस प्लेट का नंबर रिकॉर्ड कर लिया होगा। आह, मेरी छवि पूरी तरह से खराब हो गई है, आर्या ने आह भरी। अनजाने में गाड़ी रुक गई। तुमने क्यों रुकना शुरू कर दिया? ट्रैफिक पुलिस हमारा पीछा कर रही होगी। ऐसा करके क्या आप खुद को पकड़े जाने के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? आर्या ने कहा। बाहर निकलो, गाड़ी यहीं छोड़ दो, विराट ने आर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। आर्या वहीं जमसी गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या गाड़ी को यहीं ट्रैफिक पुलिस के लिए छोड़ देना है? इसमें और सीधे पकड़े जाने में क्या अंतर था? वहीं रुक जाओ, कार के पीछे से एक आवाज आई। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ट्रैफिक पुलिस उसका पीछा कर रही थी। उसने दांत भींचे और विराट के साथ चलने लगी, ये सोचकर कि रंगे हाथों पकड़े न जाना ही बेहतर होगा। दोनों तुरंत दूर छिप गए और ट्रैफिक पुलिस को कार ले जाते हुए देखने लगे। चलो चलते हैं, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, विराट ने कहा। समस्या न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी को टो करके ले जाया गया है, सबूत निर्णायक हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर से मेरा नाम आसानी से पता लगाया जा सकता है। परेशानी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या कुछ गुस्से में थी। ये सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा बुरा था। चेक पॉइंट से जबरदस्ती निकलना उनकी सार्वजनिक छवि के लिए एक बड़ा झटका था। मैंने तुमसे कहा था कोई समस्या नहीं है, अगर सब ठीक रहा तो तुम आधे घंटे में जाकर अपनी कार ले सकते हो, विराट ने जोर देकर कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। आर्या गुस्से से लाल हो रही थी। उसी क्षण उसका फोन बज उठा। आर्या ने अपना आईफोन निकाला और जवाब दिया, हेलो, क्या मैं मिस जियांग से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से एक आवाज आई। हाँ, हम पुलिस हैं, हमें आपकी कार मिल गई है, आप इसे कल यातायात पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। इससे पहले रात की गश्त के दौरान हमें आपकी कार दिखाई दी, हमें लगा कि यह शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला है और हमने उसका पीछा किया। जिस चोर ने आपकी कार चुराई उसने उसे वहीं छोड़ दिया और भाग गया। सब ठीक है, बस याद रखना कि कल यातायात पुलिस स्टेशन में आभार व्यक्त करने वाला बैनर लेकर आना। आर्या स्तब्ध रह गई, लेकिन वह समझ गई कार वापस कर दी गई थी। वह यातायात पुलिस स्टेशन में थी और वह उसे अगले दिन ले सकती थी। जहां तक शराब पीकर गाड़ी चलाने और चेक पॉइंट से भागने की बात है, उसमें कोई समस्या नहीं थी। तभी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैंने कहा था ना कि गाड़ी वापस आ जाएगी। पब फ्यूचर एड्स 4 अध्याय 4 छोटा होटल 90 4 अध्याय 4 छोटा होटल 90। विराट को देखते हुए आर्या अपनी जगह पर जम गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद आर्या जोर से हंस पड़ी। उसे समझ आ गया। विराट को देखते हुए उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव भरे हुए थे। यह आदमी वाकई बहुत होशियार था। तुम इतने होशियार कैसे हो? आर्या हंस पड़ी। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें एक शानदार दावत दूंगा। ठीक आगे एक 5 सितारा रेस्तरां था जो अभी भी खुला था। चलो वहां चलते हैं, आर्या ने कहा। विराट ने झट से सिर हिलाया। वह सचमुच बहुत भूखा था। देखते ही देखते मेज बड़े बड़े पकवानों से भर गई। मीठे और खट्टे स्वाद वाली पोर्क रिब्स, मशरूम के साथ पकाया हुआ चिकन स्टू, कई भुने हुए चिकन और एक सुअर की जांघ। कृपया आनंद लें, वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। चलो खाना खाते हैं, आर्या ने बोलना शुरू ही किया था। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि विराट ने पहले ही शुरू कर दिया था। वह बहुत भूखा था, एक हाथ में मुर्गी पकड़े हुए और दूसरे हाथ से सुअर की जांघ पकड़े हुए था। उसका मुंह चिकना था, हर निवाले में पूरा चिकन। आर्या हक्का बक्का रह गया। इतनी तेज गति से इतना बड़ा मुर्गा, वह इसे अपने पेट में कैसे भर पाएगा? ये बहुत डरावना था। जल्दी मत करो, बहुत कुछ है, उसने कहा। विराट ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बस खाना खाता रहा। आधे घंटे बाद विराट भी खाना खा रहा था। आर्या और उन्हें खाना परोसने वाली वेट्रेस दोनों ही आश्चर्यचकित रह गईं। अगर सामग्री के हिसाब से गणना की जाए तो विराट पहले ही 3 सुअर और 1 दर्जन से अधिक मुर्गियां खा चुका था। एक आम इंसान के लिए तो ये पहले से ही अविश्वसनीय था। एक और मुर्गे को खत्म करने के बाद विराट ने कहा, और चाहिए? ठीक है, वेट्रेस सदमे में पीछे हट गई। तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा? आर्या ने पूछा। नहीं, आमतौर पर मैं पूरा एक खाता हूँ, विराट ने कहा। पूरा एक? तुम्हारा मतलब हर भोजन में पूरा सुअर खाना नहीं है, लेकिन तुम आज पहले ही 3 सुअर खा चुकी हो, आर्या ने हैरानी से कहा। नहीं नहीं नहीं, आपने गलत समझा। मैं आमतौर पर पूरा हाथी खा जाता हूँ, विराट ने बताया। एक हाथी? आर्या सदमे से अवाक रह गई। आधा घंटा और बीत गया। विराट ने संतुष्टि भरी डकार ली। पूरा भरा हुआ? आर्या ने पूछा। हाँ, विराट ने सिर हिलाया। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस विराट के पेट को घूरती रही।
एक बात थी जो उसे समझ नहीं आ रही थी, इतने छोटे पेट में 3 सुअर कैसे समा सकते हैं। चलिए बाद में रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं, मैं नहाना चाहती हूँ, आर्या ने कहा। ठीक है, विराट ने सिर हिलाया। वेटर झटपट बिल लेकर आया। मैडम, यह 38,000 होगा। क्या आप कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे या नकद में? आर्या को गहरा सदमा लगा। 38,000 लोग यूं ही गायब हो गए, यह आदमी तो बहुत खाता था, एक मजदूर इतना कैसे खा सकता है? कार्ड, जियांग वेई ने कहा। सबा ने तुरंत भुगतान की प्रक्रिया पूरी की और कार्ड आर्या को वापस कर दिया। अब आराम करने के लिए जगह ढूंढने का समय आ गया था। घर जाना कोई विकल्प नहीं था, बेहतर होगा कि कोई 5 सितारा होटल ढूंढ लिया जाए। आर्या जाने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने उसे बाहर निकाला और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये बैंक से आया एक टेक्स्ट मैसेज था। आपके कार्ड से 38,000 युआन डेबिट हो गए हैं, शेष राशि केवल 90 युआन है। बिल्कुल नहीं, जियांग वेई पूरी तरह से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। फिर उसे याद आया कि वह जो कार्ड लाई थी उसमें सबसे कम पैसे थे, उसके बाकी कार्ड कार में थे, जो शायद इस समय ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में होगी। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आज रात कहाँ रुकूंगा? आर्या घबराने लगी। जैसे ही विराट ने डकार लेना समाप्त किया, उसने आर्या की परेशानी को देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? इसमें कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम बहुत ज्यादा खाती हो और अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, आर्या ने कहा। अगर विराटन होता तो उसके पास अभी भी एक अच्छे होटल में ठहरने के लिए पर्याप्त पैसे होते। अब मेरे पास सिर्फ 90 युआन बचे हैं, जो किसी भी काम के लिए पर्याप्त नहीं है। विराट स्तब्ध रह गया और आगे झुककर एप्पल आईफोन की स्क्रीन पर अपनी निगाहें गड़ा दी। 90 युआन में आप कहीं ठहर सकते हैं? कहाँ रुकना है? मुझे नहीं लगता कि उस कीमत में कोई अच्छी जगह उपलब्ध है। मैं इसी रेस्टोरेंट में रहना पसंद करूंगी, आर्या ने कहा। लेकिन उसी क्षण एक वेटर वहां आया। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो कृपया आप चले जाए। हम रेस्तरां बंद करने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप किसी और समय फिर से हमसे मिलने आएंगे। ये सुनकर आर्या उठकर जाने लगी। विराट उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि रात काफी गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी। आर्या कांप उठी और आधी रात को ऐसा होने की उम्मीद न होने के कारण वह जल्दी से विराट के करीब चली गई। ठीक है मजदूर, तुमने अभी कहा था कि हमें 90 युआन में जगह मिल सकती है, वह कहाँ है? तुम रास्ता दिखाओ। जरूर, विराट ने सिर हिलाया। जल्द ही वे आ गए। उनके सामने एक नीची नागरिक इमारत थी जो दुकानों से भरी हुई थी और खिड़कियों के बाहर बांस के खंभों पर कपड़े घनी मात्रा में लटके हुए थे। रंग बिरंगी रोशनी से सजे हुए मोटल अभी भी खुले थे, लेकिन वे एक गली में थे। आर्या को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वह जानती थी कि 90 युआन में अच्छा कमरा नहीं मिलेगा, लेकिन यह इतना भयानक नहीं होना चाहिए था। ये किसी भूतिया घर जैसा था। चलो चलते हैं, ये जगह एकदम सही है। एक कमरे का किराया $45 है, हम दोनों के लिए बिल्कुल सही है, और यहाँ एक स्नानघर भी है, विराट ने कहा। आर्या हैरान रह गई। आपको कैसे पता? क्या आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं? आपके मजदूर वाले पहनावे को देखकर लगता है कि आप यहीं रहते हैं। देखो, ऊपर लिखा हुआ है, विराट ने मोटल के रंगीन नियॉन साइन की ओर इशारा करते हुए कहा। जियांग वेई ने ऊपर देखा और मोटल का साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, कमरा $45, वाईफाई, नहाने की अनुमति। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा रहा हूँ। शायद अंदर की स्थिति बाहर से ज्यादा खराब है, आर्या ने कहा। तो यहीं रहो, ये कहकर विराट अकेले ही चला गया। जियांग वेई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विराट सचमुच चला जाएगा। वह उसकी जाती हुई पीठ को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली, जिससे आसपास का माहौल भयावह और डरावना लगने लगा। वह बुरी तरह कांप उठी, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मेरा इंतजार करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। रंगीन रोशनी वाले मोटलों में से केवल एक ही खुला रह गया था। उन दोनों के पास अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जर्जर हालत वाले रिसेप्शन पर भारी मेकअप लगाए एक अधेड़ उम्र की महिला टीवी देख रही थी, जिसने उनके अंदर आने पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विराट ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, क्या आपके पास कोई कमरा बचा है? हाँ, एक कमरे का किराया 90 रुपये है, इसमें कोई मोलभाव नहीं होगा, अधेड़ उम्र की महिला ने उदासीनता से जवाब दिया। क्या इतना महंगा? ये स्पष्ट रूप से 45 है, विराट ने कहा। 45 क्या? इतनी देर हो चुकी है, अभी तापमान 90 डिग्री है। ठीक है, तुम जैसे मजदूर को ऐसी अच्छी महिला मिल गई, 90 खर्च करना तो कुछ भी नहीं है, 200 खर्च करना भी कोई नुकसान नहीं होगा, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। महिला? विराट को पता था कि अधेड़ उम्र की महिला को गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसके बगल में बैठी महिला एक वेश्या है। उसी क्षण आर्या ने अपना सिर घुमाकर विराट से पूछा, उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, विराट ने जल्दी से कहा, ये जानते हुए कि अगर जियांग वेई को पता चल गया तो वे शायद वहां नहीं रह पाएंगे। उन्हें पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। इतना सारा खाना खाने के बाद वह सचमुच बहुत थक गया था और उसे सब कुछ पचाने के लिए अच्छी नींद की जरूरत थी। तो फिर बुकिंग करा लो, विराट ने कहा। पैसे? अधेड़ उम्र की महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पैसा? विराट ने हाथ बढ़ाते हुए आर्या की ओर मुड़ा। आर्या ने अनिच्छा से अपना कार्ड निकाला और कहा, ये लीजिए। दुकान में एक POS मशीन थी और उन्होंने तुरंत लेनदेन पूरा कर लिया। क्या आपको पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है? आर्या ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, अधेड़ उम्र की महिला ने कहा। 1 मिनट रुकिए, मेरे खाते में केवल 90 रुपये हैं, प्रति कमरा 90 रुपये। एक पल के लिए आर्या लगभग अपना आपा खो बैठी। एक से ज्यादा कमरे होने चाहिए। अध्याय 5, स्नान घटना। अध्याय 5, स्नान घटना। हाँ, विराट ने सिर हिलाया। फिर उसने आर्या को गुस्से से आग बबूला होते देखा। हम एक ही कमरे में कैसे सो सकते हैं? क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि आप, एक मजदूर, मेरे साथ रहें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, एक अधेड़ उम्र की महिला ने सुन लिया और धीरे से बुदबुदाई, ये युवती कब से इतनी नखरे वाली हो गई है? क्या इस तरह का काम एक ही बिस्तर पर नहीं किया जाता? बिना साथ सोए ये कैसे हो सकता है? पैसे वापस कर दो, आर्या ने अधेड़ उम्र की महिला से कहा। होटल में ठहरना एक बात थी, लेकिन किसी मजदूर के साथ ठहरना नामुमकिन था। वह आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती थी, खासकर अपनी उन गपशप पसंद करने वाली सहेलियों को जो सिर्फ एक होटल में ठहरने के लिए ही महीनों तक उसका मजाक उड़ाती। एक मजदूर के साथ ठहरने की बात तो दूर की है, कोई रिफंड नहीं। कमरा नंबर 201, ये रही चाबी, अधेड़ उम्र की महिला ने टीवी स्क्रीन से अपनी निगाहें हटाए बिना चाबी सौंपते हुए कहा। पैसे वापस करो, ये सरासर धोखा है। आर्या झुकने को तैयार नहीं थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि विराट ने आर्या के सामने खड़ी अधेड़ उम्र की महिला से चाबी ले ली और पूछा, 201 कहाँ है? सीढ़ियों से ऊपर, पहला कमरा, अधेड़ उम्र की महिला ने जवाब दिया। विराट ने मुड़कर देखा तो उसे एक अंधेरी जर्जर एस्केलेटर दिखाई दी। क्या हम चलें? विराट ने आर्या से पूछा। मैं नहीं जा रही, आर्या अब भी गुस्से में थी। ओह, तो मैं चलता हूँ, विराट ने कहा। आर्या को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ जब विराट सचमुच पीछे मुड़े बिना चला गया। ये आदमी, क्या ये मुझे अकेले रहने के लिए एक कमरा नहीं दे सकता? विराट को जाते हुए देखकर आर्या ने गुस्से में अपना पैर पटका। क्या यह आदमी बेवकूफ़ था? वह नहीं जाएगी, वह यहीं रहेगी। वह किसी मजदूर के साथ कमरा साझा करने से पहले मरना पसंद करेगी। टीवी देख रही महिला ने आर्या को नज़रअंदाज कर दिया और टीवी देखना जारी रखा। जियांग वेईवेई के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और अगर उसे पूरी रात काउंटर के बगल में भी खड़ा रहना पड़ता तो भी वह कमरे में वापस नहीं जाती। लेकिन जिज्ञासावश उसने टीवी की ओर एक नज़र डाली। स्क्रीन पर अंधेरा था जो स्पष्ट रूप से किसी हॉरर फिल्म का दृश्य लग रहा था। इसी बीच स्क्रीन पर एक हत्या का दृश्य घटित हो रहा था। एक अधेड़ उम्र की महिला अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर रही थी। इतने से संतुष्ट न होकर वह जमीन पर घुटने टेककर लगातार खंजर से उसके शरीर पर वार करती रही, जिससे खून बह निकला और पूरा फर्श लाल हो गया। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने अनगिनत वार करने के बाद भी उसे चाकू मारना बंद नहीं किया। फिर उसने अपना सिर उठाया और एक भयंकर मुस्कान दिखाए। इस दृश्य को देखकर आर्या के रोंगटे खड़े हो गए और उसके माथे पर पसीना आ गया। जब उसने टीवी के सामने बैठी अधेड़ उम्र की महिला को मुड़कर उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा तो वह बिल्कुल टीवी पर दिख रही महिला जैसी लग रही थी। भयभीत होकर आर्या की हृदय गति तेज हो गई और वह वहां और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिना कुछ और कहे वह सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी। कमरा नंबर 201 के दरवाजे पर। जैसे ही विराट दरवाजे पर पहुंचा, अशांत आर्या वहां आ गई। क्या हुआ? सीढ़ियां चढ़ने मात्र से ही तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूल रही है? विराट ने पूछा। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? दरवाजा खोलो, आर्या ने अभी भी घबराई हुई आवाज में कहा। वह सीढ़ियों की ओर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली, क्योंकि उसे ऊपर आती हुई अधेड़ उम्र की महिला से डर लग रहा था। अचानक सीढ़ियों के बीच से एक परछाई तेजी से गुजरी। जियांग वेईवेई चीख पड़ी, अपनी आंखें धंध लीं और देखने की हिम्मत नहीं की। क्या हुआ? विराट ने पूछा। कुछ नहीं, बस जल्दी से दरवाजा खोलो, आर्या ने जल्दबाजी में चिल्लाते हुए कहा। वह कारण बताना नहीं चाहती थी। विराट ने आगे कुछ नहीं पूछा। क्लिक, दरवाजा खुल गया। आर्या सबसे पहले कमरे में दाखिल हुई। विराट चौंक गया। उसने गलियारे की ओर पीछे मुड़कर देखा तो फर्श पर कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था और उसने भौहें चढ़ाकर कहा, ये तो बस कुछ कपड़े हैं जो नीचे गिर गए हैं। क्या ये वाकई इतना डरावना है? मैं नहीं समझता। फिर वह उसके पीछे पीछे अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा सचमुच बहुत छोटा था, जिसमें टीवी, बिस्तर, खिड़की के पास एक अलमारी और एक बाथरूम सहित बहुत कम साज सामान था जो कि दयनीय रूप से छोटा था। इससे भी ज्यादा समस्या बाथरूम की थी। उसमें दरवाजा नहीं था, बस एक कांच का कवर था जो बहुत कम ही रोशनी रोकता था। आर्या अवाक रह गई। वह कभी इतने छोटे होटल के कमरे में नहीं रुकी थी। यहाँ कोई कैसे रह सकता है? ये बिस्तर, आर्या ने उस पर हाथ से दबाव डाला। चरमराहट। बिस्तर लगभग ढह ही गया था। ये बिस्तर, इस पर भला कोई कैसे सो सकता है? आर्या अलमारी खोलने के लिए नीचे झुकी और उसमें से एक बासी गंध निकली, जिससे वह डर गई और उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया। ये होटल $10 के लायक भी नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि बाथरूम में दरवाजा नहीं था और वह सीधे बिस्तर के सामने था, क्योंकि उसे नहाने की बहुत जरूरत थी, खासकर इतनी ज्यादा शराब पीने के बाद। कोई दरवाजा नहीं, यह एक अभिशाप जैसा था। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूँ, विराट ने मुश्किल से अपनी आंखें खुली रखते हुए कहा। नहीं, मुझे नहाना है, आर्या ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, मैं नहीं देख रहा। विराट की पलकें इतनी भारी हो गई थीं कि उन्हें खुला रखना मुश्किल हो रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदमी के ठीक बाहर होने पर नहाने के ख्याल से ही आर्या बेहद असहज महसूस कर रही थी। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, विराट ने कहा। नहीं, मैंने इस कमरे के लिए पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें अभी जाने के लिए कह रही हूँ और तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं है, आर्या ने दरवाजा खोलते हुए दृढ़ता से कहा। जैसे ही विराट बिस्तर पर जाने वाला था, वह अवाक रह गया। वह बस थका हुआ था और कहीं भी सो सकता था। वह पहले खड़े खड़े भी सो चुका था। अगर वह चाहती कि वह चला जाए तो वह चला जाएगा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। धड़ाम से दरवाजा बंद करते ही आर्या ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, उसे लॉक कर दिया और फिर भी असुरक्षित महसूस करते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए उसे खींचा कि वह खुल न सके, तभी उसे कुछ हद तक राहत मिली। वह बाथरूम में गई, पानी का तापमान जांचा और नहाने की तैयारी करने लगी। भले ही उसके मासिक धर्म शुरू हो गए हों, उसे नहाना ही पड़ता था। उसकी पोशाक से शराब की गंध आ रही थी। आर्या ने उसे सूंघा, जल्दी से कपड़े उतारे और नहाने लगी। वह और आगे बढ़ना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि किताबों में लिखा है कि 18 साल की उम्र के बाद महिलाओं का विकास रुक जाता है। जाहिर तौर पर सभी किताबें झूठ बोल रही थीं। क्या गलत है मेरे साथ?
बेहतर होगा कि आप नहा लें। तभी उसने फर्श पर एक छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ देखा जो सीधे उसकी ओर आ रहा था। भयभीत होकर आर्या चीख पड़ी और उसने एक तकिया उठाया और उसे कीड़े की ओर निशाना बनाया। वह इतनी डरी हुई थी कि सीधे उसकी ओर देख भी नहीं पा रही थी। तुम दूर रहो, उसने कहा, लेकिन वह कीड़ा लगातार करीब आता जा रहा था। जियांग वेई खुद को और रोक नहीं पाए, उसने तकिया फेंक दिया और दरवाजा खोल दिया। विराट बाहर लगभग सो ही रहा था कि अचानक उसने चीख सुनी, अपनी आंखें खोली और आर्या को देखा। उसी क्षण उसकी नाक से खून बहने लगा। विराट को जीवन रेखा की तरह देखकर आर्या चिल्लाई, कीड़ा कीड़ा आह आह। आर्या को देखते ही विराट भी घबराने लगा और अपनी ही प्रतिक्रिया देखकर आर्या भी चिल्लाए, आह आह। 6 अध्याय 6 सरलीकृत 6 अध्याय 6 सरलीकृत। जियांग वेई भी चिल्लाने लगी, आधी रात को इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? चुप रहो। दूसरे कमरों से चीखने की आवाजें आ रही थीं, सभी आवाजें दूसरे निवासियों की थीं। आर्या जल्दी से अपने कमरे में वापस गई, दरवाजा बंद किया, उस पर झुक गई। उसका दिमाग उलझन में था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था? एक पल में आर्या का चेहरा बेहद लाल हो गया। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गर्मी महसूस की और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इससे पहले किसी पुरुष ने उसे कभी इतनी दयनीय हालत में नहीं देखा था। लेकिन उसी समय जब उसने नीचे देखा तो उसे वह छोटा काला कीड़ा फिर से दिखाई दिया और अब वह उसके और भी करीब था। आर्या ने फिर से चीख मारी और दरवाजा खोल दिया। कीड़ा, आर्या चिल्लाई। विराट ने आर्या की नज़र का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा तिलचट्टा जमीन पर टहल रहा है। विराट समझ गया, उसके दिल में एक रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। जब जियांग वेई ने तिलचट्टे को निकलते देखा तो वह तुरंत विराट के पीछे छिप गई और विनती करते हुए बोली, जल्दी करो, इसे कुचल दो। विराट मुस्कुराया। वुल्फ्स फैंग के सदस्य के रूप में अपने बचपन के दिनों से ही उसने एक सामान्य महिला को नहीं देखा था। अड्डे की सभी महिलाएं बहुत ही असामान्य थीं, उनके बारे में सोचने मात्र से ही उसे सिरदर्द हो जाता था। किसी भी सूरत में विराट पहले जिन महिलाओं से मिल चुका था वे सभी असल में पुराने जमाने की महिलाएं थीं। जियांगहाई शहर में वापस आए हुए उन्हें अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि उनका सामना इतनी खूबसूरत महिला से हो गया। शुवान देश में निश्चित रूप से और भी अधिक सुंदरियां थीं। नायक की भूमिका निभाना विराट की आदत थी। उसने अपना पैर जोर से पटका। दरार, वह छोटा सा तिलचट्टा यूं ही मर गया। यह मर गया, विराट ने घोषणा की। आर्या ने 12 सेकंड तक तिलचट्टे के शव को घूर कर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह वास्तव में हिल नहीं रहा है, और अंत में एक लंबी सांस ली। लेकिन जल्द ही उसका शर्मनाक पल एक बार फिर किसी और के सामने उजागर हो गया। आर्या दौड़कर अपने कमरे में वापस गई, दरवाजा बंद किया और उस पर झुक गई। खुद को बेहद उलझन में महसूस कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में 2 बार उसी आदमी द्वारा उसे शर्मनाक स्थिति में पकड़ा जाएगा। मैं आर्या कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उसके पेट में असहनीय दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मासिक धर्म शुरू हो गया हो, और यह सामान्य से 10 गुना अधिक दर्दनाक था। वह पेट पकड़कर नीचे बैठ गई। उसे यह आभास हो रहा था कि उसका मासिक धर्म आने वाला है। लेकिन फिर उसे एक और भी बड़ी समस्या का पता चला। ऐसा लग रहा था कि उसके पास सैनिटरी पैड नहीं थे। वह इस बार कुछ लाई थी, लेकिन वे उसकी कार में थे जो इस समय उसके पास नहीं थी। नहीं, मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। जियांग वेई सैनिटरी पैड के बिना वह क्या करती? आर्या घबरा गई। उसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, और उस जर्जर घर के बारे में सोचते हुए उसे और अधिक तिलचट्टे दिखाई देने का डर सताने लगा। शायद उसे उस आदमी को बुला लेना चाहिए। अगर वहां तिलचट्टे हों तो उसे ही इसे संभालने देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुरुषों और महिलाओं के बीच शिष्टाचार होता है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि मैं एक लड़की एक अजनबी आदमी के साथ एक कमरे में थी, तो उसके बाद मैं कैसे जी पाऊंगी? लेकिन तिलचट्टे की शक्ल याद होने के कारण जियांग वेई ने इसे सहन किया और नहाने का फैसला नहीं किया। वह घर लौटकर कल एक लेगी। विराट बाहर था। उसने अभी अभी अपनी नाक से बह रहे खून को पोंछा ही था कि उसने आर्या को अपने सामने प्रकट होते देखा। आप मेरे साथ अंदर आओ, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। मैं मना करता हूं जब तक तुम मुझसे विनती न करो। विराट ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। आप, आर्या ने अपनी उंगली से विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, इस युवती का आपके साथ एक ही कमरे में होना आपके लिए सम्मान की बात है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। क्या तुम तिलचट्टों से डरते हो? मैं आपको बताता हूँ, इस कमरे में सिर्फ तिलचट्टे ही नहीं हैं, चूहे भी हैं। वे रात में बाहर आते हैं और मेहमानों के कंबलों में घुस जाते हैं और फिर विराट ने जियांग वेई को चिढ़ाया। जियांग वेई ने विराट की बातें सुनी और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कंबल में चूहे के घुसने का ख्याल ही असहनीय था। वह इसके बारे में और सोच नहीं सकती थी, इसलिए वह आगे बढ़ी, विराट का हाथ पकड़कर विनती की, कृपया अंदर आइए। अब ठीक है, चलो चलते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह सीधे अंदर चला गया। जियांग वेई ने इससे पहले कभी इतना निर्लज आदमी नहीं देखा था, लेकिन अब जब विराट अंदर आ चुका था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह गलियारे में और देर तक रुके। टीवी पर देखी गई अधेड़ उम्र की महिलाओं को याद करते हुए वह जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद कर दिया। आर्या ने यह उम्मीद नहीं की थी कि विराट पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। तुम लेट कैसे सकते हो? उसने हैरानी से कहा। मैं लेट क्यों नहीं सकता? विराट ने पूछा। यह मेरा बिस्तर है। मेरा मतलब था कि आप अंदर आएं और या तो फर्श पर खड़े हो जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं, आर्या ने कहा। ओह, मैं समझा। अच्छा, तो बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं, क्योंकि चूहा कंबल में घुस सकता है। विराट ने उठने का नाटक किया। ये शब्द सुनकर आर्या फिर से काम उठी। मत हिलना मत, यहीं रहो, कृपया यहीं रहो। ठीक है फिर। विराट फिर से लेट गया और दबे स्वर में खुद ही मुस्कुराया। आर्या ने काफी देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन लेटने का फैसला नहीं किया। वह बिस्तर के किनारे बैठी रही। वह बिल्कुल भी विराट के करीब नहीं रहना चाहती थी।
यह विभाजन रेखा है, आप इसके पार नहीं आ सकते, आर्या ने जानबूझकर बीचों बीच एक रेखा खींचते हुए कहा। चिंता मत करो, विराट ने कहा। अब वह सिर्फ सोना चाहता था। शांति का एक संक्षिप्त क्षण। विराट ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन आर्या को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह वहां आंखें फाड़कर बैठी रही। ये तो बेहद निराशाजनक था। उसे अजनबियों, खासकर पुरुषों के आसपास सतर्क रहने की जरूरत थी। अब आर्या ने एहतियात के तौर पर बिना पलक झपकाए अपनी आंखें चौड़ी करके रखीं। लेकिन जल्द ही उसके पेट का दर्द और बढ़ गया। आर्या पेट पर हाथ रखकर दर्द से कराह उठी। उसे इससे पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ था। यह ऐसा था जैसे किसी को चाकू से काट दिया गया हो। कुछ ही देर में उसका माथा ठंडे पसीने से भीग गया और उसके होंठ पीले पड़ गए। मासिक धर्म का भयानक प्रकोप शुरू हो गया था और यह हसनीय था। हालांकि उसे पहले भी इस बात से शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन क्या वाकई यह सब एक आदमी के सामने, और खासकर एक मजदूर के सामने होना जरूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी आर्या को एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आपके पास टिश्यू है? आवाज़ उसके बगल से आई। वह आदमी उसके बगल में बैठा होगा। उसे टिश्यू की जरूरत किस लिए थी? आर्या को पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसे कुछ जानकारी थी। जब भी वह बाहर जाती थी तो हमेशा अपने बैग में टिश्यू का एक छोटा पैकेट रखती थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसके बैग में कुछ न कुछ जरूर होगा। लेकिन उसे टिश्यू की क्या जरूरत थी? उससे क्या फ़ायदा होता? क्या वह बाथरूम जाने की योजना बना रहा था? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, आर्या ने मन ही मन सोचा। लेकिन अचानक विराट उठ बैठा और सीधे आर्या के बैग की ओर बढ़ा। तुम क्या कर रहे हो? आर्या घबरा गई, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि विराट ने टिश्यू का एक छोटा पैकेट निकाला, फिर सारे टिश्यू निकालकर उन्हें एक साथ रखा और कुछ मोड़ने लगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। लो, इसे इस्तेमाल करो। विराट ने अपने हाथ में प्लास्टर जैसी कोई चीज़ पकड़े हुए कहा, जो मुड़े हुए टिश्यू पेपर से बनी थी और देखने में काफ़ी मजबूत लग रही थी। जियांग वेई ने एक नज़र डाली और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस आदमी को कैसे पता चला कि उसे इसकी ज़रूरत है? लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। विराट ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और मुड़ी हुई वस्तु को अपनी पीठ के पीछे रखकर वापस सो गया। आर्या ने अस्थायी प्लास्टर को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसका इस्तेमाल करें? अगर वह इसका इस्तेमाल करती तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। लेकिन जब वहाँ कोई मौजूद हो तो वह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? अध्याय 7, मैं केवल सच्चे प्यार के लिए शादी करता हूँ। अध्याय 7, मैं केवल सच्चे प्यार के लिए शादी करता हूँ। विराट वास्तव में सोया नहीं था। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि आर्या को क्या चाहिए। इसलिए उसने टिश्यू पेपर से एक सैनिटरी पैड बनाया। ये कौशल उसने एक महिला सहकर्मी से सीखा था, ये सोचकर कि वह इसे अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। पता चला कि इस बार उसे वाकई इसकी जरूरत थी। सच में, कई कौशल होना निश्चित रूप से फायदेमंद होता है। इस समय आर्या और भी अधिक दुविधा में थी कि इसका उपयोग करे या न करे। उसने सोचा कि वह विराट के सो जाने के दौरान इसका इस्तेमाल करेगी, फिर चुपके से जाकर इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन यह आदमी कब सोएगा? ये लगभग रिस रहा था। जियांग वेई लगातार तिरछी नज़रों से विराट को देख रही थी, और इस समय जब उसने उसके साइड प्रोफाइल को देखा तो उसे वास्तव में लगा कि वह काफ़ी आकर्षक लग रहा है। इस आदमी का साइड प्रोफाइल वाकई काफ़ी आकर्षक है। फिर उसने विराट की सांसों को देखा, जो लोगों के सो जाने के बाद शांत हो जाती थीं। उसे बस उसकी सांसों को देखना था। कुछ ही देर में आर्या ने देखा कि विराट की सांसें सामान्य हो गईं। क्या वह सो रहा था? आर्या अब और खुद को रोक नहीं पाए और फुसफुसाते हुए बोली, हे निर्माण मजदूर। अरे अरे, उसने कुछ बार आवाज़ लगाई, लेकिन विराट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या वह सचमुच सो रहा था? आर्या ने मन ही मन सोचा। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह सावधानी से बिस्तर से उठी, दबे पांव बाथरूम की ओर बढ़ी, और हर कदम पर वह विराट की ओर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली, इस डर से कि कहीं वह जाग न जाए। सब कुछ ठीक होने का पक्का यकीन करने के बाद उसने जल्दी से टिश्यू पेपर को थपथपाया और आखिरकार राहत की सांस ली। उसके दिल में लटका हुआ पत्थर आखिरकार गिर गया। लेकिन असल में विराट को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। उसने आर्या की हर हरकत देखी थी, लेकिन चूंकि बाथरूम में कांच का कवर था, इसलिए वह अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख सका। हालांकि आर्या की हरकतों के बारे में सोचकर उसे बहुत हंसी आ रही थी। आर्या के बाहर आने का आभास होते ही उसने तुरंत अपनी पिछली मुद्रा में वापस आ गया। आर्या बाहर आए और सीधे बिस्तर पर लेट गई। इस बार वह आखिरकार चैन से सो सकती थी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और उन्हें कल काम पर जाना था। अगर वे अभी नहीं सोए तो कल के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। अपने बगल में बैठे विराट को देखकर आर्या को लगा कि वह उतना बुरा नहीं है। हो सकता है कि रात में कुछ भी न हो। सोने का समय हो गया है। जैसे ही उसकी पलकें बंद होने वाली थीं, उसी क्षण एक आवाज़ आई जो उनके कमरे से नहीं थी। सराय की ध्वनि इंसुलेशन प्रणाली खराब थी। यदि कोई शांत रहता था तो उसे पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई देती थी, और अब वह आवाज़ बगल वाले कमरे से आ रही थी। चरमराहट, चरमराहट, आह आह। विराट ने गहरी सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि उस आवाज़ का क्या मतलब था। जियांग वेई भी यह बात समझ गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। दोनों सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। आसपास का वातावरण इतना शांत था कि हर छोटी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बगल वाले कमरे से आवाज़ें तेज होती गईं, कराहने की आवाज़ें भी बढ़ती गईं। कुछ देर बाद आवाज़ें पूरी तरह बंद हो गईं। विराट खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। शुरू से अंत तक तो 3 मिनट भी नहीं बीते थे। जियांग वेई को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसने सुना था कि इस तरह के काम के लिए लोगों को अक्सर कम से कम आधा घंटा चाहिए होता है। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से उसकी अरुचि झलक रही थी। लेकिन किसी कारणवश दोनों ने सहज रूप से एक दूसरे की ओर देखा। शुरू में उन्हें लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन तभी जब विराट की नज़र जियांग वेई की नज़रों से मिली तो वह भी उसे ही देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे से सीधे नज़रें मिलाईं।
उसी क्षण आर्या का चेहरा एकदम लाल हो गया और उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि विराट जग गया है। अब उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह अगर वो सोया हुआ नहीं था तो उसे जरूर पता होगा कि मैंने बाथरूम में क्या किया। वह आर्या अचानक असमंजस में पड़ गई। विराट को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने वैसे भी कुछ नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा कि वह बस सोकर इस बात को भुला देगा। विराट को अप्रभावित और सोते हुए देखकर आर्या का मन बिल्ली की तरह खुजला रहा था। वह बुरी तरह बेचैन थी। एक ही दिन में उसे एक आदमी ने 3 बार देखा था, अगर यह बात बाहर फैल गई तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। अरे ये सब क्यों हो रहा है? आर्या मन ही मन चिल्लाए। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और उसका शरीर भी उसी तरह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। लेकिन तभी उस छोटे से पलंग से एक तेज चरमराहट की आवाज आई। जियांग वेई तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके मन में बस यही ख्याल था कि वह सुबह होने का इंतजार करे और फिर इस जगह से चली जाए। लेकिन तभी बगल वाले घर से आवाजें सुनाई दीं। तुम निकम्मे, 3 मिनट और, तुम्हारा क्या फायदा, आपको लगता है कि सुना। बगल वाले घर से इतनी तेज और जोरदार चरमराहट की आवाज आ रही थी, काश तुम कम से कम उसके आधे भी अच्छे होते। महिला की आवाज पहले सुनाई दी। अगर वह इतना महान है तो तुम जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढ लेते? सचमुच, उस आदमी ने सीधे जवाब दिया। अरे मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी सी आलोचना कर रहा था और तुम मुझसे इस तरह पलटकर जवाब दे रहे हो, ये साफ तौर पर तुम्हारी अक्षमता को दर्शाता है। क्या मैं असमर्थ हूँ? फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो हो। पड़ोसियों के बीच बहस शुरू हो गई। आर्या और विराट पूरी तरह से अवाक रह गए। उनमें से कोई भी नहीं सोया, वे पूरी रात छत को घूरते हुए लेटे रहे। जैसे जैसे लकड़ियां तेजी से जलती और चटकती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। ये स्पष्ट नहीं है कि यह कब हुआ, लेकिन वे पहले ही केंद्रीय रेखा पार कर चुके थे और अब एक दूसरे की बाहों में थे। अगले दिन जैसे ही खिड़की से प्रकाश की पहली किरणें अंदर आईं, वे दोनों आपस में लिपटे हुए थे। कुछ गर्मी महसूस करते हुए आर्या ने अपनी आंखें खोलीं और ये देखकर चौंक गई कि आंखों, नाक और होठों की एक जोड़ी कुछ सेकंड तक उसे घूर रही थी, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि वह विराट का चेहरा देख रही थी। आर्या ने हैरानी से कहा। तभी विराट नींद से जाग उठा और ठीक उसी समय उसने आर्या का चेहरा देखा। फिर उसने उनकी शारीरिक मुद्रा पर ध्यान दिया और उसे एहसास हुआ कि पिछली रात क्या हुआ था। वे दोनों वास्तव में एक दूसरे को गले लगाकर सोए थे। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है ना? आर्या ने घबराकर कहा और जल्दी से खुद की जांच की। मुझे तो इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत न कर दो, विराट ने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करने का फैसला किया। भोर हो रही थी। जियांग वेई अब जा सकती थी और भले ही उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वह अपनी सहेलियों को फोन कर सकती थी और उसने फोन करने के लिए एक iPhone 6 निकाला। हे शियाओ, जल्दी करो और मुझे 10,000 भेजो, अभी के अभी, आर्या ने आदेश दिया। फोन के दूसरी तरफ से सुस्त आवाज आए। अरे बाप रे, मेरी प्यारी, सुबह सुबह पैसे मांगने के लिए फोन कर रही हो? ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। अच्छा, मैं इंतजार कर रही हूँ, आर्या ने कहा और फिर फोन काट दिया। कुछ ही देर में उसके फोन पर 10,000 रुपये के बैंक ट्रांसफर का संकेत मिला। फिर विराट को देखकर जियांग वेई को सिरदर्द होने लगा। उसने वास्तव में एक रात के लिए एक आदमी के साथ संबंध बनाए थे। अगर यह बात बाहर फैल गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम पिछली रात जो हुआ उसे भूल जाओगे, आर्या ने विराट से कहा। मैं इसे क्यों भूल जाऊं? और मैंने पहली बार इतने बड़े स्तन देखे हैं, मैं भला कैसे भूल सकता हूं? विराट ने बेबाकी से कहा। देखते ही देखते आर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह आदमी वाकई में सबसे अजीबोगरीब बातों की ओर इशारा करने वाला था। नहीं, आपको इसे भूल जाना होगा। मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। आर्या अपनी पहचान जानती थी, लेकिन वह विराट की पहचान या वह किस तरह का व्यक्ति था, यह नहीं जानती थी। अगर उसे पता चल गया कि वह असल में कौन है, तो कौन जाने इससे किस तरह की मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर उसने इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया तो उसकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। तभी विराट ने कहा, मैं कल की घटना को भूल जाऊंगा, लेकिन मुझे 5,000 देना मत भूलना। इस समय विराट को पैसों की जरूरत थी। पैसे के बिना वह जियांगहाई शहर में जीवित नहीं रह सकता था और यह 5,000 रुपये उसके लिए जियांग वेई को ढूंढने और अपनी शादी रद्द करने के लिए पर्याप्त होंगे। जियांग वेई थोड़ी देर रुक गई, ये देखकर आश्चर्यचकित थी कि वह आदमी कितनी जल्दी समझौता कर चुका था, लेकिन इससे उसका विश्वास और मजबूत हो गया। मजदूरों की आंखें सचमुच पैसे देखकर चमक उठती हैं। पैसे की बात हो तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में पैसे दे दूंगा। आपका कार्ड नंबर क्या है? मैं इसे सीधे आपको भेज दूंगी, उसने कहा। मुझे अपना कार्ड नंबर नहीं पता। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं होती, विराट ने जवाब दिया। पिछले कई वर्षों में उसने अपनी सारी कमाई अपने खाते में बचा ली थी, फिर भी उसने कभी वह कार्ड अपने पास नहीं रखा और न ही उसे खाते की संख्या पता थी। आर्या ने रुककर संदेह भरे लहजे में जवाब दिया। आप मजाक कर रहे होंगे, आप जैसे मजदूर के पास भला कितना पैसा हो सकता है? जरा सोचिए, 3 साल पहले यह 12 अरब था, अब तक तो 2 गुना हो जाना चाहिए था। विराट याद करने लगा। 12 अरब, आर्या ने निराशा में आह भरी। यह मजदूर ठीक से अपनी बढ़ाई भी नहीं कर सकता। अगर किसी मजदूर के पास 12 लाख हो तो वह भी काफी प्रभावशाली होगा। 12 अरब की तो बात ही छोड़िए। चूंकि आपके पास कार्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको नकद दूंगी, उसने कहा। यही सबसे अच्छा होगा, विराट ने सिर हिलाया। तो अब उठो, मैं तुम्हें पैसे निकलवाने ले चलता हूँ। दोनों जल्दी से तैयार हो गए। वे कल के कपड़े पहने ही निकल गए, लेकिन आर्या को मासिक धर्म के कारण पेट में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। रिसेप्शन डेस्क के पास पहुंचते ही उसने अपना पेट पकड़ लिया। वहां एक दंपत्ति भी मौजूद थे जो चेकआउट कर रहे थे। पत्नी ने आर्या को इस हालत में बाहर आते देखा। उसने तुरंत अपने पति को डांटते हुए कहा, उस आदमी को देखो, वह कितना काबिल है, और तुम्हें देखो, 3 मिनट भी नहीं बीते, शर्मनाक।
जब पत्नी ने विराट को बाहर आते देखा तो उसने अपने पति से कहा, जल्दी करो, जाओ और उस नौजवान से कुछ तकनीकें सीखो। आर्या और विराट के चेहरे बिगड़ गए, ये दंपति ही पिछली रात उनके बगल में रुके होंगे। वहां से निकलने के बाद उन्होंने एटीएम की तलाश की। जियांग वेईवेई ने अपना कार्ड डाला और 6,000 रुपये निकाल लिए। ये लीजिए 5,000, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है, उसने विराट से कहा। जरूर, विराट ने पैसे स्वीकार किए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। इसके चलते वह अपनी मंगेतर जियांग वेईवेई को ढूंढने तक जियांगहाई शहर में रहने का प्रबंध कर सकता था। अगर और कुछ नहीं है तो, आर्या ने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, विराट ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं अब जा सकता हूँ, है ना? आर्या ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। क्या यह आदमी मूर्ख था? उसने उसका फ़ोन नंबर क्यों नहीं मांगा? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, विराट वहां से जा चुका था। जियांग वेईवेई ने अपने फ़ोन में समय देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, घर पर कपड़े बदलने का समय तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, छोड़ो, मैं आज काम पर नहीं जा रही हूँ। फिर वह पिछली रात की घटनाओं पर विचार करते हुए विराट से विपरीत दिशा में चली गई। उस मजदूर ने वास्तव में कुछ भी अनुचित नहीं किया था और इसके अलावा वह दिखने में भी बुरा नहीं था, बल्कि विचारशील भी था। ये बहुत दुख की बात है, मेरी सगाई पहले ही हो चुकी है। ओह विराट जोंग, तुम असल में किस तरह के इंसान हो? मेरे पिता चाहते हैं कि मैं तुमसे ही शादी करूं, लेकिन अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चे प्यार से ही शादी करूंगी। अध्याय 8 डकैती। आर्या से विदा होने के बाद विराट जियांगहाई में घूमने लगा। अब उसकी कोई खास मांग नहीं थी, उसे बस आर्या को ढूंढना था, शादी रद्द करनी थी और फिर 18 साल से कम उम्र का फायदा उठाकर और अच्छे काम करने के लिए सीधे लीगा महाद्वीप वापस जाना था। तथाकथित अच्छे कामों में और भी बुरे लोगों को मारना शामिल था। वर्षों से विराट के हाथों मारे गए लोगों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन जियांगडोंग ग्रुप कहाँ स्थित था? चारों ओर एक जैसी दिखने वाली गगनचुंबी इमारतें थीं। क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। नोकिया फोन से एक सिस्टम की आवाज आई। विराट को इतना गुस्सा आया कि वह फोन को फिर से तोड़ देना चाहता था। फोन न कर पाने का कारण उस बदमाश बंदर से ही जुड़ा होना चाहिए। मन की विराट का साथी था, जो एक प्रतिभाशाली हैकर था और किसी भी कंप्यूटर में घुसपैठ कर सकता था। उस बंदर ने ही उसे आर्या का पता ढूंढने में मदद की थी। विराट बंदर को पता दोबारा भेजने के लिए फ़ोन कर रहा था, लेकिन उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पा रहा था। विराट भी इसका कारण जानता था। पिछली बार जब बंदर ने उसे बताया था कि लीगा महाद्वीप देश से केवल कुछ हजार मील दूर है, तो उसने इसका जिक्र इस डर से किया था कि विराट उसके पीछे आएगा, इसीलिए उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अब उसके पास खुद ही तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वूश, विराट के बगल में एक टैक्सी रुक गई। एक गंजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ड्राइवर के केबिन से अपना सिर बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किसी को ढूंढ रहे हो? क्या आपको सवारी चाहिए? मैं जियांगहाई शहर से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, बस मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। विराट ने बचपन में टैक्सियां देखी थीं, लेकिन अपने दादा द्वारा उसे दूर भेज दिए जाने के बाद उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। हालांकि ये टैक्सी बिल्कुल सही समय पर आई थी। क्या आपको पता है कि जियांगडोंग ग्रुप कहाँ है? विराट ने पूछा। ये सुनकर गंजा आदमी कार से बाहर निकला, फिर उसने हाथ बढ़ाकर विराट को गाड़ी में खींच लिया। जियांगडोंग ग्रुप, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा? चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। टैंग ने विरोध नहीं किया और तुरंत कार में बैठ गया। वह गंजा आदमी भी गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी चलाकर चला गया। वाहन लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। पहले आसपास का इलाका ऊंची ऊंची इमारतों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां केवल 2 या 3 मंजिला नीची इमारतें ही बची थीं। गाड़ी अंततः एक पुरानी गली में जाकर रुक गई। अगर आप इस गली से होकर जाएंगे तो ये जियांगडोंग ग्रुप है। बस $20 और हम वहां पहुंच जाएंगे, गंजे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट ने गली का जायजा लिया। हर जगह नीची इमारतें थीं। क्या ये जियांगडोंग समूह था? शायद वह पहले कभी यहाँ नहीं आया था, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इस गली में प्रवेश करते हुए कौन जाने कब वह अंत तक पहुंच जाएगा। अगर वह खो गया तो क्या होगा? मालिक, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप मुझे सीधे जियांगडोंग ग्रुप के मुख्य द्वार तक ले जाएं तो मैं आपको दोगुना किराया दूंगा, विराट ने सुझाव दिया। पैसे की कोई समस्या नहीं थी। ये सुनकर गंजे आदमी की निगाहें घूमी और उसने जवाब दिया, ठीक है, चूंकि आप पहली बार जियांगहाई आए हैं और इस इलाके से अपरिचित हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। किराया दोगुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनने में तो अच्छा लगता है। इस गली से कार द्वारा गुजरना संभव नहीं है। चलिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वहां तक ले चलूंगा। गंजा आदमी, ठीक है, विराट ने सिर हिलाया। दोनों आदमी कार से बाहर निकले और गंजे आदमी ने कार का दरवाजा बंद करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह सीधे विराट को गली में ले गया। जैसे जैसे वे चलते गए, एक भाड़े के सैनिक के रूप में विराट की सहज प्रवृत्ति ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनके आसपास अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि कोई धुंधली सी परछाई भी नहीं। क्या वाकई जियांगडोंग ग्रुप आगे है? विराट ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल नहीं, ये हमारा इलाका है। गंजे आदमी की आवाज़ अचानक बर्फीली ठंडी हो गई। अचानक उसके हाथ में एक चाकू आ गया, जिसे उसने विराट की गर्दन के पास रख दिया। विराट से मज नहीं हुआ, उसने चाकू को अपनी गर्दन पर टिकाए रखा। गंजे आदमी की तकनीक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस काम में माहिर है। ऐसा लग रहा था कि इस बार वह किसी अवैध टैक्सी में बैठ गया हो। विदेश में विराट घरेलू समाचार भी देखता था। अवैध टैक्सियां कुख्यात थीं।
एक बार अंदर घुसने के बाद महिलाओं को लूटा और प्रताड़ित किया जा सकता था, और अगर वे किसी मनोरोगी से मिलती तो उनका अपहरण भी किया जा सकता था। हालांकि पुरुषों के लिए स्थिति थोड़ी आसान थी, उनके साथ लूटपाट होने की संभावना केवल तभी होती थी जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से न मिले जिसकी आदतें हद से ज़्यादा खराब हों। बस चलते रहो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि विरोध मत करो, वरना मेरी छुरी आदेश नहीं मानेगी। विराट ने विरोध नहीं किया। ये लोग एक समूह के रूप में काम कर रहे थे और संभवतः उनका कोई छिपने का स्थान था। वह वहां पहुंचने तक इंतजार करेगा। उसी क्षण गंजे आदमी ने विराट को लाल रंग से रंगे एक द्वार तक ले जाकर उस पर दस्तक दी। कुछ ही देर में अंदर से एक आवाज आई, कौन है भाई? चावल की डिलीवरी, गंजे आदमी ने कहा। विराट अपनी हंसी नहीं रोक सका, वे वास्तव में एक कोड का उपयोग कर रहे थे। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक दुबला पतला सिर बाहर निकला। अंदर आए। गंजे आदमी ने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा और फिर विराट को अंदर ले गया। आंगन बड़ा नहीं था, सरसरी नजर में ही कोई देख सकता था कि लोगों का एक समूह नग्न अवस्था में जमीन पर बैठा हुआ था, अपने सिर पकड़े हुए था, ऊपर देखने से बहुत डरा हुआ था। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं। विराट जानता था कि उन्हें भी उसी तरह एक अवैध टैक्सी ने धोखा दिया होगा जैसे उसे दिया गया था। इनके अलावा लगभग 7 या 8 बदमाश जैसे दिखने वाले लोग भी थे। उसी क्षण एक मोटा आदमी आया और बोला, भाई तीन, इसमें क्या गड़बड़ है? क्या ये चुनाव अच्छा है? यह एक प्रवासी मजदूर है, हाल ही में इसकी किस्मत बहुत खराब चल रही है, इसने काफी समय से ठीक से खाना नहीं खाया है। हमें आखिरकार कोई अमीर व्यक्ति कब मिलेगा? इधर आओ, इसे ले जाओ, इसके कपड़े उतार दो, इसके पास जो भी पैसा है ले लो, गंजे आदमी ने मोटे आदमी से कहा। ठीक है, मोटे आदमी ने तुरंत जवाब दिया। विराट को एहसास हुआ कि गंजा आदमी इन लोगों का नेता होना चाहिए। ऐसा लगता था कि वे डकैती पर केंद्रित एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा थे और यह आंगन उनका अड्डा था। सब कुछ समझकर विराट ने कार्रवाई करने की तैयारी की। जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह थे ऐसे कुख्यात अपराधी, वे सभी सजा के हकदार थे। लेकिन ठीक उसी क्षण लाल गेट से फिर से एक आवाज आई। बंदर की तरह दिखने वाला दुबला पतला आदमी तुरंत दरवाजा खोलने चला गया। पहले दिए गए कोड का आदान प्रदान करने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया। एक बलवान व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़े हुए अंदर आया, जो लगभग 70 वर्ष का लग रहा था, जिसके बाल सफेद हो रहे थे। उसने सफेद टॉप और काली पैंट पहनी हुई थी और कपड़े के जूतों में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके पहनावे से लग रहा था कि वह किसान है। ठीक उसी समय बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने सामने रखे थैले को कसकर पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे अस्पताल जाना है। क्या आपने मुझे अस्पताल ले जाने का वादा नहीं किया था? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरी पोती अभी भी अस्पताल में मेरा इंतजार कर रही है। आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? अगर मुझे देर हो गई तो मेरी पोती की मौत हो सकती है। अपने हाथ में रखा थैला मुझे दे दो और हम तुम्हें तुम्हारी पोती से मिलने जाने देंगे, उस बलवान व्यक्ति ने कहा। नहीं नहीं, यह मेरी पोती के अस्पताल का खर्च है, आप इसे नहीं ले सकते, बुजुर्ग ने घबराते हुए कहा। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि इसे मुझे सौंप दो। जिद्दी बूढ़े आदमी, मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, बलवान व्यक्ति चिल्लाया। बुजुर्ग व्यक्ति डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन फिर भी उसने अपना बैग कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। गंजे आदमी ने ये सब देखा, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। श्याओ हुआंग, तुमने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? क्या तुमने सुना नहीं? यह अस्पताल का खर्चा है, वाकई अच्छी रकम है, तुम उसे लूट क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम किसी बूढ़े आदमी को नहीं हरा सकते? इस पर बलवान व्यक्ति ज़ियाओ हुआंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई तीन, शर्मिंदगी के लिए क्षमा करें, मैं अब उसे लूट लूंगा। फिर उसने बड़े व्यक्ति की ओर भयावह दृष्टि डाली और दुर्भावनापूर्वक कहा, बूढ़े आदमी, तुम्हारी वजह से मुझे तीसरे भाई से डांट पड़ी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं इसे नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, बुजुर्ग ने हठपूर्वक कहा। धिक्कार है, तुम टोस्ट करने से मना करके पेनल्टी ड्रिंक पी रहे हो। ज़ियाओ हुआंग आगे बढ़ा और जोर से लात मारी। उसने बुजुर्ग के पेट में लात मारी और फिर उसके हाथों से थैला छीन लिया। युवा प्रतिद्वंद्वी के सामने न टिक पाने वाला वह बुजुर्ग व्यक्ति गुब्बारे की तरह लुढ़क कर बाहर चला गया। जमीन पर लेटे हुए वह रोते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये पैसा एक जान बचाने के लिए है, मेरी पोती इंतजार कर रही है, तुम निर्दयी दरिंदे हो। ये सुनकर गंजे आदमी ने अपनी जेब से एक युआन का सिक्का निकाला और कहा, वृद्धाश्रम, हमारा लूटना वाकई गलत है, लेकिन पैसे लेकर इधर उधर घूमना आपकी भी गलती है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, मुझे पता है कि आपका पैसा किसी की जान बचाने के लिए है। अब हम आपको जाने देते हैं, जाए और पैसों से अपनी पोती को बचा लीजिए। तुम एक बूढ़े आदमी को धमका रहे हो, मैं तुमसे लड़ूंगा, बुजुर्ग चिल्लाया। ये सुनकर ज़ियाओ हुआंग अचानक क्रोधित हो गया। भाड़ में जाओ बूढ़े आदमी, भाई तीन दया दिखा रहा है और तुम इसकी कद्र नहीं कर रहे, मौत की तलाश में हो। उसने एक और लात मारने का निशाना साधा। विराट ये सब देखता रहा और अब वह इसे और सहन नहीं कर पा रहा था। एक बूढ़े आदमी को इस तरह धमकाना आपके लिए उचित नहीं है। अध्याय 9, बड़ी छाती दिमाग नहीं, सच है। 9 अध्याय 9, बड़ी छाती दिमाग नहीं, सच है। एक बूढ़े आदमी को इस तरह धमकाना ठीक नहीं है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द सुनते ही सब लोग स्तब्ध रह गए। गंजे आदमी और शियाओ हुआंग ने अपना सिर घुमाकर विराट की ओर देखा। विराट की बात सुनकर उस मोटे आदमी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम भाई सान से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर उसने विराट को लात मारी। एक पल में विराट की निगाहें ठंडी हो गईं और बिना बचाव किए उसने लात मार दी। एक ही लात से उसने उस मोटे आदमी को हवा में उछाल दिया। उसका भारी भरकम शरीर दीवार से टकराया और रुकने से पहले उछलता रहा। आह, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी हड्डियां टूटने ही वाली हैं। मोटा आदमी दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा।
ये देखकर गंजे आदमी और बाकी लोगों के चेहरे और भी ठंडे हो गए और उन्होंने विराट की ओर देखते हुए कहा, तुम एक मजदूर हड़ताल करने की हिम्मत कैसे करते हो, हम तुझे जान से मार देंगे। जियाओ हुआन ने सबसे पहले उस पर हमला किया। उसका मजबूत शरीर एक बैल की तरह लग रहा था और उसकी मुट्ठी गरजते हुए विराट के चेहरे की ओर बढ़ी। विराट ने फिर भी वार से बचने के बजाय पलटवार करते हुए एक मुक्का मारा। विराट के लिए बच्चों का ये खेल ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था। उनके मुंह के आपस में टकराए और जियाओ हुआन भी उस मोटे आदमी की तरह हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बाँह टूट गई थी। मेरी बाँह को क्या हुआ? ये टूट गया है, बस यही बात है। महज 2 चालों में ही उसने 2 आदमियों को ढेर कर दिया था। आखिर यह व्यक्ति कौन था? जिन लोगों को लूटा गया था और जिनके कपड़े छीन लिए गए थे, वे अब अपना सिर उठाकर दूर से विराट को देख रहे थे। बूढ़े आदमी की आंखें भी हैरानी से चौड़ी हो गईं। मैंने सुना है कि इस दुनिया में सुपरमैन होते हैं, यह आदमी तो बिल्कुल सुपरमैन जैसा दिखता है। ये देखकर गंजा आदमी घबरा गया। क्या आप क्या कर रहे हो? न्याय को कायम रखने के अलावा और क्या? इतना कहकर विराट सीधे उसके पास गया। गंजे आदमी ने ये देखा, मुड़ा और पैसे लेकर भाग गया। साथ ही दूसरों को चिल्लाकर कहने लगा, इसे मेरे लिए रोको, जल्दी करो, इस महीने तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। अन्य लोग पहले से ही घबराए हुए और कुछ हद तक डरे हुए थे, लेकिन दोगुनी तनख्वाह के वादे ने उन्हें उत्साहित कर दिया और वे विराट से भिड़ गए। विराट ने इन तुच्छ लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ ही मुक्कों ने उन सबको गिरा दिया। कुछ ही देर में कई लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर चोटें और सूजन थी। गंजे आदमी ने अभी ज्यादा दूर दौड़ भी नहीं लगाई थी कि उसने अपने आदमियों को पिटते हुए देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह फिर से दौड़ने की तैयारी करने लगा, लेकिन विराट पहले ही उसके पास पहुंच चुका था, जिससे गंजा आदमी इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया और चुराए हुए पैसे अपने सिर के ऊपर उठाते हुए बोला, ये लो बड़े भाई, मैं अंधा था और माउंट ताई को नहीं देख सकता था। ये सारा पैसा ले लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको श्रद्धांजलि है। धिक्कार है, मैंने कभी इतने नैतिक रूप से दिवालिया लोगों का समूह नहीं देखा। एक बुरे आदमी से उसकी जान बचाने के लिए जरूरी पैसे छीन रहे हैं, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। विराट ने गंजे आदमी के पेट में लात मारी और फिर उसके हाथों से थैला छीन लिया। जमीन पर लौटते हुए गंजे आदमी ने अपना पेट पकड़ लिया और चिल्लाया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराट की लात इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। उसी क्षण विराट थैला लिए बूढ़े आदमी के पास गया और बोला, महोदय, ये लीजिए आपके पैसे, जल्दी कीजिए और अपनी पोती को दे दीजिए। धन्यवाद नौजवान। बुजुर्ग व्यक्ति रो पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपका स्वागत है युवक, तुम्हारा नाम क्या है? मैं न्याय हूँ, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम लोग जल्दी से कपड़े पहनो और जाओ, तुम्हें आज़ाद कर दिया गया है, विराट ने कोने में दुबके हुए उन लोगों से कहा जिन्हें लूट लिया गया था। वे और भी भावुक हो गए। धन्यवाद बड़े भाई, आप सचमुच एक हीरो हैं। फिर उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने, लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक आकृति बाहर से लाल रंग के लोहे के गेट को तोड़कर अंदर आ गई। विराट ने अपना सिर घुमाया, जिससे उसकी नाक से खून बहने ही वाला था। तभी उसने वर्दी पहने एक महिला को अंदर आते देखा। ये किस बारे में है? रुको, हिलना मत, महिला ने सीधे विराट पर चिल्लाते हुए कहा। विराट हिला नहीं और वह हिलना भी नहीं चाहता था, चुपचाप अपनी छाती को घूरता रहा। यह एक प्रकार का आनंद था। बस इसी तरह महिला पुलिसकर्मी विराट के पास पहुंची, एक झटके में उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। उसका घुटना विराट की पीठ पर था और उसके हाथों ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह भाग न सके। बड़ी छाती वाली लड़की, तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रही हो? विराट ने पूछा। हम, तुम नीच, मैं जनता की ओर से तुम्हें गिरफ्तार कर रही हूँ। महिला पुलिसकर्मी चिल्लाई। मुझे? कमीने, मैंने क्या किया? विराट असमंजस में था। तुमने क्या किया? इन लोगों को आपकी अवैध गाड़ी में लूटपाट के लिए लाया गया था। बिना कपड़ों वाले लोगों को आपने लूटा था और यह बूढ़ा आदमी जो इतनी बुरी तरह रो रहा है, उसे भी आपने ही लूटा होगा। तुमने गुस्से में आकर उस बूढ़े आदमी को रुला दिया और अब भी तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। महिला पुलिसकर्मी ने आगे कहा। बाई शियाओचुन नाम की यह महिला पुलिसकर्मी जियांगहाई में तैनात थी। 1 महीने पहले अवैध कारों का इस्तेमाल करने वाले लुटेरों के एक गिरोह को पकड़ने के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखी थी। काफी मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार गिरोह के छिपने के स्थान का पता लगा लिया था, जो इसी आंगन में था, और आज मुख्यालय गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए तैयार था। हालांकि बाई शियाओचुन बाहर इंतजार कर रही थी और अचानक उसे आंगन के अंदर लड़ाई की आवाज सुनाई दी। इससे उसके न्याय की भावना को बल मिला और वह अचानक घटनास्थल पर पहुंच गई। उसने संयोगवश विराट को बूढ़े आदमी के सामने देखा और बूढ़ा आदमी रो रहा था, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गई क्योंकि उसने सोचा कि यह आदमी बूढ़े को परेशान कर रहा है, इसलिए वह सीधे विराट की ओर बढ़ी। विराट तुरंत अवाक रह गया, इससे उसका क्या लेना देना था? वह स्पष्ट रूप से नायक था और बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से कृतज्ञता के कारण रो रहा था। पास ही खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि अचानक एक पुलिस अधिकारी प्रकट हुआ और उसके जीवन रक्षक को गिरफ्तार कर लिया। बातचीत सुनकर उसे समझ आ गया कि कोई गलतफहमी हुई है और वह जल्दी से आगे बढ़कर बोला, अधिकारी जी, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे पहले लूटा गया था और उसी ने मुझे मेरा पैसा वापस दिलाने में मदद की। बुजुर्ग साहब, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले रोते हुए साफ देखा था। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम जल्द ही हमारी सहायता के लिए पहुंच जाएगी, इसलिए चिंता न करें। इनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा, बस सच बता दो। बाई शियाओचुन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, सचमुच, आप गलत समझ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए जल्दबाजी में कहा। वृद्धाश्रम, मुझे धोखा मत दीजिए। अगर वह सचमुच तुम्हें बचा पाता तो क्या तुम्हारा अपहरण हो जाता? बाई शियाओचुन ने आगे पूछा। ये देखकर बूढ़ा आदमी लगभग रोने ही वाला था, क्योंकि वह ग्रामीण इलाके से था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
बड़ी छाती वाली लड़की, दिमाग का इस्तेमाल करो। इस समय जमीन पर पड़े विराट को महिला पुलिसकर्मी की बुद्धिमत्ता पर वाकई चिंता हो रही थी। लोग कहते हैं स्तनों वाली और दिमागहीन, और यह बात काफी हद तक सच लगती है। तुम किसे बड़ी छाती वाली लड़की कह रहे हो? बाई शियाओचुन ने गुस्से से कहा, क्योंकि उसे यह कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यह उसे बड़ी छाती वाली और बेवकूफ वाली कहावत की याद दिलाता था, जिसका मतलब था कि वह बुद्धिहीन है। तुम मुझे जाने दो, विराट ने कहा। जैसे मैं तुम्हें जाने दूंगा। मदद आने तक इंतजार करो, तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा। बाई शियाओचुन ने घोषणा की। फिर उसने आसपास का जायजा लिया और पाया कि जिन लक्ष्यों पर वह नजर रख रही थी वे अचानक जमीन पर पड़े हुए थे, जिनमें तीसरा मास्टर भी शामिल था। उनके साथ क्या हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे लूट के माल को लेकर आपस में लड़ पड़े हों और एक दूसरे के खिलाफ हो गए हों? ऐसा ही होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जिसे मैंने पकड़ा है वह सबसे खतरनाक होना चाहिए। पास ही बैठा बूढ़ा आदमी तो और भी ज्यादा बेचैन था, मानो गर्म तवे पर बैठी चींटी हो। मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं उठ जाऊंगा, विराट ने कहा। वह एक हीरो था, और अगर उसके साथ हीरो जैसा व्यवहार नहीं किया गया तो उसके साथ भालू जैसा व्यवहार भी नहीं किया जाना चाहिए। ओह, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? देखते हैं तुम कैसे उठते हो, बाई शियाओचुन ने कहा, और फिर अपनी पकड़ और भी जोर से कस ली। 1 2 3, समय समाप्त हो गया है, मैं उठ रहा हूँ, विराट ने कहा। और इसी के साथ वह पलट गया और आसानी से बाई शियाओचुन की पकड़ से मुक्त हो गया। ये कुश्ती की तकनीकें विराट ने बचपन में सीखी थीं, वह आसानी से उनका मुकाबला कर सकता था। बाई शियाओचुन अपनी पकड़ को बेअसर होते देख एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे कुछ हद तक अविश्वास भी हो रहा था, लेकिन वह एक अपराधी को भागने नहीं देगी और विराट को कसकर गले लगाते हुए आगे बढ़ती रही। तुम कहीं नहीं जा रहे अपराधी, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। विराट को लगा कि वह सुरक्षित है और उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि बाई शियाओचुन उस पर हमला करने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अचानक हुए इस हमले से वह अचंभित रह गया और उसे जमीन पर गिरा दिया गया। फिर बाई शियाओचुन विराट के ऊपर बैठ गई। बड़ी छाती वाली लड़की, ये क्या बकवास है? विराट ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हें भागने से रोकने के लिए तुम्हारे ऊपर बैठा हूँ, बाई शियाओचुन चिल्लाया, और फिर उसने विराट को कसकर पकड़ लिया। विराट ने कभी इतनी दृढ़ निश्चयी महिला का सामना नहीं किया था, और चूंकि वह महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह मुंह के आलात का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसे खुद को छुड़ाने के प्रयास में केवल अपनी ताकत का सहारा लेना पड़ा। यह एक साधारण संघर्ष होना चाहिए था, लेकिन बाई शियाओचुन किसी भी कीमत पर विराट को नहीं छोड़ने वाली थी। उसने अपनी टोपी एक तरफ फेंक दी और अपने शरीर से उसे कसकर पकड़ लिया। जब भी विराट खुद को छुड़ाने की कोशिश करता तो उसके संपर्क में आते ही उसकी ताकत कम हो जाती। ये सब देख रहा बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। ये तो पुलिस अधिकारी द्वारा अपराधी को पकड़ने का दृश्य होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 युवकों द्वारा की जा रही शरारत जैसा लग रहा था। खैर, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता, जो उसकी आंखों के लिए बहुत हिंसक है। लूट के अन्य शिकार भी अचंभित होकर देखते रहे, यहाँ आखिर चल क्या रहा था। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। बाई शियाओचुन ने शोर सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश, अब देखते हैं तुम कैसे भागते हो। आवाज सुनकर विराट ने भौहें सिकुड़ी। वह पुलिस की नजरों में आने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस बार देश में उनकी वापसी एक गुप्त मिशन थी और पहचाने जाने पर समस्या उत्पन्न हो सकती थी। उसका पूरा ध्यान उस जगह से जल्दी निकलने पर केंद्रित था, लेकिन वह महिला उसे इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह उसे मार नहीं सकता था और न ही उसे गाली दे सकता था। अचानक विराट के मन में एक विचार आया और उसने कामुक निगाहों से बाई शियाओचुन को देखा। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। 10 अध्याय 10 रहस्यमय नायक 10 अध्याय 10 रहस्यमय नायक। बाई शियाओचुन को दूसरे पक्ष की निगाहें उस पर हमला करती हुई कुछ अजीब लगी, खासकर जिस दिशा में वह लक्षित थी। तुम क्या चाहते हो दरिंदे? मुझे खूबसूरत लड़कियों के करीब रहना अच्छा लगता है, खासकर बहुत करीब। तुम बेहतर होगा कि चले जाओ। मुझे डर है कि मैं अपने भीतर की सभी ऊर्जाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। ओह नहीं, ये फटने ही वाली है, विराट ने बाई शियाओचुन की ओर बढ़ते हुए कहा। आखिरकार वह एक पुरुष था और किसी लड़की के संपर्क में रहना सौभाग्य की बात थी। उसने चुंबन करने की नकल करते हुए अपने होंठ सिकुड़े और बाई शियाओचुन की ओर बढ़ा। डरी हुई बाई शियाओचुन जल्दी से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। बाल बाल विराट से बचते हुए वह तुरंत शर्म से लाल हो गई। जल्दी करो, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, विराट चिल्लाया, और फिर वह दोबारा करीब आ गया। अभी अभी विराट ने जानबूझकर निशाना चूक दिया था ताकि बाई शियाओचुन को डरा सके, लेकिन यह आदमी सचमुच दृढ़ निश्चयी था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे कुछ न कुछ करना ही था। बाई शियाओचुन को लगा कि विराट उसे चूमने वाला है, इसलिए वह मुड़ी और भाग गई। विराट को थोड़ी निराशा हुई। उसने विरोध करना क्यों नहीं जारी रखा? थोड़ी देर और कोशिश करना ठीक रहता है ना। लड़कियों में दृढ़ संकल्प की कमी होती है। चूंकि वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी, इसलिए पुलिस के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए पहले वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छा था। मुख्य द्वार एक विकल्प नहीं था, इसलिए छत ही एकमात्र विकल्प बचा था। हालांकि विराट को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। उसने उन लोगों का काम तमाम कर दिया था, इसका श्रेय किसे मिलने वाला था? क्या इससे महिला पुलिसकर्मी को बिना किसी लाभ के फायदा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, वह इतनी अन्यायपूर्ण बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब विराट ने बाई शियाओचुन को देखा। उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा चुटकी से दबा दिया। इतना गोल मटोल चेहरा वाकई बहुत आरामदायक था। उसे छूने के बाद विराट ने दौड़ लगाई और फिर दीवार पर कूदकर छत की ओर भागा। सहज और निर्बाध ढंग से की गई गतिविधियों की एक श्रृंखला ने इसे देखने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। इतनी सहजता से वह दीवार लगभग 3 मीटर ऊंची होगी और वह एक ही झटके में उस पर चढ़ गया। बाई शियाओचुन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे को नोचा गया था।
और बस यूं ही चुटकी काट ली। वह तुरंत क्रोधित हो गई। अरे कमीने, वापस यहीं आओ। बूढ़े आदमी की आंखें फटी रह गईं। वह अपने उपकारी को किसी के हाथों पकड़े जाने नहीं दे सकता था। हे उपकारी, जल्दी जाओ, मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी बाई शियाओचुन को रोकने के लिए बीच में आ गया। और बस इसी क्षण विराट बहुत दूर जा चुका था। उसी क्षण गेट को जोर से लात मारकर खोला गया और पुलिस अधिकारियों की भीड़ हथियारों से लैस होकर अंदर घुस आए। स्थिर रहो, हिलना मत। पुलिस को लगा था कि उन्हें एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपराधिक गिरोह के सभी सदस्यों को जमीन पर लेटे हुए देखकर वे कुछ पल के लिए चौंक गए। फिर वहां बाई शियाओचुन को अस्त व्यस्त हालत में देखकर वे सभी समझ गए और उन्होंने अपनी बंदूकें म्यान में रख लीं। एक व्यक्ति बाई शियाओचुन के पास आया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कॉमरेड बाई शियाओचुन, आप वाकई कमाल की हैं। इस अपराध के अड्डे को अकेले ही खत्म करना। लगता है हमें वापस आने पर आपको इसका श्रेय देना होगा। यह मैं नहीं था, बाई शियाओचुन ने कहा। अगर तुम नहीं तो कौन? उस आदमी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सेना की पैंट पहने एक आदमी। विराट के बारे में सोचकर बाई शियाओचुन गुस्से से उबल रहा था। कहाँ है वह? वह भाग गया। वह कैसे बच निकला? वह अभी अभी छत से निकला है। बाई शियाओचुन ने पर्यवेक्षक की ओर इशारा करते हुए उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर विराट भागा था। उस आदमी ने अविश्वास भरी निगाहों से देखा और कहा, कॉमरेड बाई शियाओचुन, झूठ बोलना एक अच्छे कॉमरेड का काम नहीं है। कोई बात नहीं, चूंकि आप श्रेय नहीं लेना चाहते तो चलिए इसे आपस में बांट लेते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, रिपोर्टर किसी भी मिनट यहाँ पहुँच जाएंगे, तैयार हो जाए। बाई शियाओचुन ने बेमन से सिर हिलाया, फिर उस दिशा में देखा जिधर विराट गया था। विराट के हाथ के बारे में सोचते ही उसका खून खौल उठता था। मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही विराट छत से नीचे उतरा, उसने पुलिस को आंगन में दौड़ते हुए देखा। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वह पकड़ा नहीं गया। पुलिस की नज़रों में आ जाना बहुत बुरा होता। अगर उन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया होता तो उसकी गुमनाम वापसी व्यर्थ हो जाती। वह चुपचाप छत से नीचे उतर आया और पहले वाली गली में वापस आ गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे कूदा, एक काली एसयूवी अचानक तेजी से आगे बढ़ी और बाल बाल विराट को टक्कर मारते मारते बची। सौभाग्यवश ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए। तभी कार का दरवाजा खुला और एक महिला जल्दी से विराट के पास आए और घबराकर बोली, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। विराट ने अपना सिर हिलाया। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना बेहतर था। महिला ने विराट को जाते हुए देखा और हैरानी से बोली, कितना अजीब आदमी है। उसी क्षण कार के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई, जिंग, उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। बस थोड़ी ही दूर आगे पुलिस ने आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। ये सुनकर रेन जिंग ने झट से सिर हिलाया, लेकिन वह विराट की ओर देखे बिना नहीं रह सकी और हंसते हुए बोली, ये किस युग का योद्धा है जो सेना की पैंट पहने हुए है? ऐसा लगता है कि इस जुबी बस्ती में जीवन की गुणवत्ता वास्तव में बहुत खराब है। मुझे कभी यहाँ आकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। लेकिन वह विराट की सिर्फ पीठ की तस्वीर लेना नहीं भूली और वह इसे बाद में नेतृत्व की मंजूरी के लिए एक परियोजना के रूप में प्रस्तुत करेगी। फोटो खींचने के बाद रेन जिंग ने गौर से देखा और कहा, बुरा नहीं है, ये पीठ काफ़ी आकर्षक है। उसने तुरंत फोटो डेवलप करवा ली। गाड़ी में बैठते ही गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ वाहन आगे बढ़ता चला गया। वे जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गए। रेन जिंग हाथ में माइक्रोफोन लिए तेजी से आगे बढ़ी। इस समय तक लाल रंग से रंगा हुआ द्वार पूरी तरह से खुला हुआ था। वह साक्षात्कार शुरू करने के लिए तैयार थी। क्योंकि यह एक लाइव इंटरव्यू था, इसलिए रेन जिंग ने पहले मंदारिन में ऑपरेशन के बारे में बताया, फिर लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन के प्रतिनिधि का साक्षात्कार लिया, जिसने कुछ अनुत्पादक बातें कहीं। ज़्यादातर चर्चा इसी बारे में होती थी कि नेताओं द्वारा अभियान का नेतृत्व कितनी कुशलता से किया गया था। रेन जिंग ये सब सुनकर सचमुच थक चुकी थी। किसी और का साक्षात्कार लेने के लिए उत्सुक, उसने सुना कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने पूरा मामला सुलझा लिया है और रेन जिंग ने तुरंत बाई शियाओचुन को ढूंढ लिया। क्या आपने अकेले ही सभी अपराधियों को हराया? बाई शियाओचुन हकलाया। नहीं। उस प्रतिक्रिया ने रेन जिंग को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यह उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं था और इससे एक अच्छी खबर का पहलू सामने आया। क्या आपको पता है कि वह कौन था? मुझे नहीं पता। बाई शियाओचुन जानती थी कि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है और विराट के बारे में सोचने से उसे गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने सभी इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। रेन जिंग हार नहीं मानेगी। अगर पुलिस बात नहीं करेगी तो वह जनता का साक्षात्कार लेगी। अचानक उसकी नज़र भीड़ में मौजूद एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी और वह तेजी से उसके पास पहुंची। क्षमा कीजिए महोदय, क्या इस बार आप पीड़ित हुए हैं? पहली बार किसी पत्रकार को देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ था और हिचकिचाते हुए बोला, हाँ। तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बचाया? रेन जिंग ने पूछा। ये सुपरमैन था। रेन जिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या आपको यकीन है कि वह सुपरमैन ही था? हाँ। उसने कुछ मुक्कों से उन लोगों को गिरा दिया, उस युवती की छाती को छुआ और यहाँ तक कि 3 मीटर ऊंची दीवार फांद कर भाग गया। जब मैं जवान था तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता था, बूढ़े व्यक्ति ने सजीवता से बताया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? रेन जिंग फिर से आश्चर्यचकित हो गई। बूढ़े आदमी की बातें झूठ जैसी नहीं लग रही थीं। हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। क्या आपको अभी भी याद है कि वह कैसा दिखता था? कुछ देर सोचने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे बस इतना याद है कि वह युवक सुंदर था। और कुछ? उसने कैसे कपड़े पहने थे? रेन जिंग ने पूछा। हाँ, उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, एक सैन्य वर्दी। रेन जिंग को अचानक चौराहे पर देखे गए उस व्यक्ति की याद आ गई। सौभाग्य से उसने उसकी तस्वीर ले ली थी, हालांकि केवल पीछे से ही सही, और उसने जल्दी से वह तस्वीर उस बूढ़े व्यक्ति को दिखा दी।
उसे देखते ही बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उत्साह से कहा, यही तो है, इसी ने हम सबको बचाया था, मैं इसकी पीठ को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसी क्षण अन्य पीड़ित भी तस्वीर देखने के लिए आगे आए। वह वही है, मैं उन मिलिट्री पैंट को देखते ही पहचान गया। रेंजिंग सच्चाई जानती थी, फौजी पैंट पहने उस आदमी की तस्वीर को देखकर उसे पता चल गया था कि इसी आदमी ने सबकी जान बचाई थी। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह छत से कूद गया था। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसकी समाचार रिपोर्ट का विषय क्या होगा। प्रिय दर्शकों, हम घटनास्थल पर हैं, लेकिन पीड़ितों के बयान के अनुसार उन्हें एक सैन्य वर्दी पहने हुए व्यक्ति ने बचाया, वही व्यक्ति जो इस तस्वीर में है। रेंजिंग ने अपने हाथ में मौजूद तस्वीर को लहराते हुए कहा। फिर कैमरे ने उस बूढ़े आदमी का क्लोजअप शॉट लिया। हाँ, वही है, मिलिट्री पैंट पहने सुपरमैन, उसी ने मुझे बचाया और मेरे पैसे वापस दिलाने में मेरी मदद की। उन्होंने अन्य लोगों के भी क्लोजअप शॉट लिए। मुझे लगता है कि वह सचमुच एक सुपरमैन है, बहुत प्रभावशाली। अन्य देशों में बैटमैन, स्पाइडरमैन है, और मुझे लगता है कि सैन्य वर्दी में वह एक नायक की तरह है। उन्हें रहस्यमय नायक का नाम दिया जाना चाहिए। रहस्यमयी नायक, आप जनता के नायक हैं।